everybody, welcome back. 3 chapters we have already completed. This is 4th chapter, which is basically pitching the idea and the presentation. Chapter number 2, chapter number 3 के अंदर अपन ने थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लिया था कि पिच डेक क्या होता है. In this chapter we will understand business plan के बारे में, pitch deck के बारे में. तो business plan के बारे में हम लोग क्या क्या सीखेंगे कि business plan के examples जो आपके मॉड्यूल के अंदर दिए हुए हैं, that we are not going to read out in this particular lecture, क्योंकि वो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जांपल्स है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तो इसलिए अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन रेफर इट फ्रॉम आईसीआई मॉड्यूल ओनली. ठीक है. उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि पिच डेक का फॉर्मेट क्या होता है. व्हाट इज द पिच डेक का फॉर्मेट, व्हाट इज द पिच डेक के एसेंशियल एलिमेंट्स की मतलब वो पिच डेक के अंदर होने ही चाहिए. देन यूसेज ऑफ फंड, देन पिचिंग पिच डेक के सैंपल्स जो कि एज आई टोल्ड यू वो लोग अपन आईसीआई मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है, तो इफ यू वांट यू कैन रेफर इट. उसके बाद में हम लोग उसके इन सबसे पहले अपन लोग बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस प्लान क्या होता है. ठीक है. Then after that we will move on to types of pitches. जिसके अंदर अपन ने लास्ट चैप्टर नंबर 3 के अंदर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ पिचेस क्या होते हैं. एलिवेटर पिच होता है, इन्वेस्टर पिच होता है, कस्टमर पिच होता है, प्रोडक्ट पिच होता है, राइट? यू रिमेंबर? सो ऑल दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. पूरा नहीं पढ़ेंगे, खाली एलिवेटर पिच के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि एलिवेटर पिच क्या होता है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर. या So firstly, what you see here is, yes, as I told you, business plan and pitch deck के अंदर business plan के examples पढ़ेंगे, pitch deck का format, pitch deck के essentials, uses of fund, pitch deck के samples. Then elevator pitch के अंदर what are the essentials for the elevator pitch, and then what is art of elevator pitch. Then pitching the idea to the investors, to the consumers, all right, customers basically, and then art of persuasion में examples of startup and social impact. तो ये लोग अपन क्या करेंगे, धीरे धीरे एक ही पॉइंट के ऊपर चलते हैं. सबसे पहले व्हाट इज अ बिजनेस प्लान. ये चैप्टर चालू करने से पहले सम डेफिनेशंस वी शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज, तो क्या कि अपने को थोड़ा आइडिया रहे कि अच्छा ये ऐसे होता है. अदरवाइज डायरेक्टली अपन लोग जंप कर जाएंगे टॉपिक के ऊपर, तो देन यू विल बी लिटिल क्लूलेस. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. सबसे पहले तो बिजनेस प्लान. अब बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान इज लाइक अ मैप फॉर द एंटरप्रेन्योर. एक मैप होता है, जैसे कि हमको पॉइंट एक्स से अगर मैं राजस्थान में बैठा हूं और मेरे को जम्मू कश्मीर जाना है, तो हाउ विल आई गो देयर. वहां पे जाने का जो रास्ता है वो दैट इज बेसिकली द बिजनेस प्लान. आई एम एट द बॉटम, मेरे को अभी स्टार्ट करना बिजनेस, लेकिन आई हैव टू बी द नंबर 1 इन दिस कंट्री, आई हैव टू बी द नंबर 1 इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड. मेरा जो बिजनेस है वो नंबर 1 पे होना चाहिए. तो मैं वहां पे कैसे पहुंचूंगा? दैट इज द मैप which tells कि अच्छा this is the way for you to go there. So basically ये एक तरीके का मैप होता है that shows where we are and where we want to go. Where we are and where we want to go. This is basically the business plan. और इसके अंदर क्या चीजें इंक्लूड होती है? इसके अंदर इंक्लूड होती है कि what business aims to achieve. That is the first thing. What the business aims to achieve. Who their customers are. हमारे customers कौन है? How much money they expected to make. बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि हमारे कस्टमर्स कितने आएंगे. वो बेसिकली अपन जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जो नॉर्मल चीजें सोचते हैं ना, दैट इज बेसिकली इट इज कि अगर आप लोग ये प्रोडक्ट लेके आते हैं, ये सर्विसेज लेके आते हैं, तो कितने कस्टमर्स आएंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, हम लोग कितना सस्टेनेबल हो पाएंगे. हम लोग अगर अपने को नंबर 1 वहां पे पहुंचना है, तो वेदर वी विल बी अचीविंग दैट नो टारगेट और नॉट. तो वो सारी चीजें इसके अंदर कवर अप होती है ताकि हम लोग एक एक स्टेप चढ़ के उस लेवल तक पहुंच सके. सो दैट इज बेसिकली द बिजनेस प्लान. नाउ पॉइंट नंबर बी टॉक्स अबाउट पिच डेक. अब पिच डेक क्या होता है? पिच डेक इज अ सेकंड एंड विजुअली एंगेजिंग प्रेजेंटेशन. ये एक विजुअली एंगेजिंग प्रेजेंट, इसका एक एग्जांपल दिखाऊं क्या आपको? चलो ये पढ़ने के बाद देन वी विल मूव ऑन टू एन एग्जांपल ऑफ द पिच डेक. So that entrepreneurs used to pitch their business idea to the potential investors and the stakeholders. तो बेसिकली अपन ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि प्रीवियस बेसिकली पिच डेक के अंदर क्या होता है कि इसमें काफी सारा अपने बिजनेस के बारे में सब कुछ दिया हुआ रहता है. मतलब मेजर की हाइलाइटर्स पॉइंटर्स दिए रहते हैं, और वो हम लोग इन्वेस्टर्स के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने पिच करते हैं ताकि वो लोग हमारे बिजनेस के अंदर पैसा डाल सके, हमको फंडिंग प्रोवाइड कर सके, सो दैट वी कैन एक्सपेंड फर्दर. तो वो बेसिकली इसके अंदर एक विजुअल तरीके से भी होता है. तो वो लोग अपन जब एक रियल पिच डेक देखेंगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड मोर. देन secondly, think of it as a strategic tool that is crafted with the aim of persuading investors to buy the business concept. मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिससे कि अपन लोग इन्वेस्टर्स को कन्विंस करेंगे कि why you should invest into my business. Alright, that is basically the pitch deck. विजुअल एलिमेंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ्स आर स्ट्रैटेजिकली इनकॉर्पोरेटेड टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग इन द एंगेजमेंट. तो इसमें बेसिकली क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? लेटेस्ट
go on to a real life pitch deck, and then we will come back to this topic. Okay. Yes. So we have taken an example of Paytm. So you can see this pitch deck, I guess. Yes. So this is a pitch deck investor को जो मतलब pitch किया था. That is basically a in Paytm का related pitch deck. This is not the complete pitch deck, but some glimpses which I was able to get from the internet. तो इसको आप पूरा pitch deck मत समझना कि यही पूरा pitch deck है. All right. रेदर दिस इज द सम स्निपेट्स जहां से निकाले गए, तो जिसको आप लोग बोल सकते हैं कि एक मतलब काइंड ऑफ आपको थोड़ा आइडिया देगा कि अच्छा पिच डेक दिखता कैसा है. ठीक है, तो ये पेटीएम का पिच डेक है, इन्वेस्टर का प्रेजेंटेशन है जो इन्वेस्टर को प्रेजेंट किया था. दिस वी कैन नॉट एग्जैक्टली से कि ये पिच डेक है, ये एक प्रेजेंटेशन है इन्वेस्टर्स को जिन्होंने ऑलरेडी अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है. तो काइंड ऑफ थोड़ा के लिए अपन लोग इसको थोड़ा रेफर करेंगे. तो इन्होंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव क्या दिया कि टू ब्रिंग $500 million इंडियंस टू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी थ्रू टेक्नोलॉजी लेड फाइनेंशियल सर्विसेज. दिस इज देयर मेन मोटिव. यहाँ पे उन्होंने दिया है. उसके बाद में वहां पे उन्होंने क्या क्या दिया है कि द कोर बिजनेस इज टू अक्वायर पेटीएम कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट लोन्स. उनका बिजनेस क्या है, तो यहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन, पेटीएम पोस्ट पेड पर्सनल लोन, मर्चेंट लोन्स, कंपनी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड. सो दीज आर सर्टेन काइंड्स ऑफ वेज बाय विच दे अर्न मनी. ठीक है, पेटीएम पोस्ट पेड देते हैं, पर्सनल लोन्स देते हैं, मर्चेंट लोन्स देते हैं. सो दीज आर द वेज हाउ दे अर्न मनी फ्रॉम देयर बिजनेस. अब यहाँ पे उन्होंने अपना रेवेन्यू मॉडल दिया है फॉर पेटीएम बिजनेसेस के लिए. तो क्वार्टर वन में कितना था, पेटीएम सर्विसेज टू द कस्टमर, मतलब कस्टमर को सर्विस देके हमने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, $66 million का, which was 73% up as compared to the previous quarter. So some that sort of analysis is given over here. यहाँ के आप देख सकते हो, merchants pay us MDR, select customer pay us platform fee. तो selected customers platform fee देते हैं, merchants क्या करते हैं MDR. I don't know what is MDR, but minimum merchant depository से ऐसा कुछ की होगा, I don't know. But yeah, some that sort of thing. तो यहाँ पे मतलब उन्होंने कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, एंड हाउ इट इज अप, हाउ मच परसेंटेज इट इज अप फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर और प्रीवियस ईयर. सो दैट इज हाउ एक कंपैरिजन का टेबल भी आप लोग बोल सकते हैं कि ये हमारे बिजनेसेस है. सेलिंग डील्स, टिकट्स, एडवर्टाइजिंग से हमने $42 million का रेवेन्यू जनरेट किया, वो 64% अप था. देन मर्चेंट पे सब्सक्रिप्शन फी. हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेज यूपीआई पेमेंट इंसेंटिव्स, तो उससे $71 million का हमको रेवेन्यू जनरेट हुआ. सो दिस इज बेसिकली उनका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल दिखाया गया कि हम लोग बिजनेस में रेवेन्यू कहाँ से अर्न करते हैं. ठीक है, देन रेवेन्यू मॉडल फॉर लोन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कलेक्शन बिजनेसेस. तो यहाँ पे क्वार्टर वन के अंदर बताया है कि पर्सनल लोन से हमारे को इतना अमाउंट, लोन अमाउंट हमने दिया है और उसका टेन्योर इतने महीने का है. मर्चेंट लोन हमने इतने के दिए हैं, और पेटीएम पोस्ट पेड लोन्स हमने इतने के दिए हैं, एंड दैट इज फॉर मंथली बिलिंग. तो एक ऐसा टेबुलर प्रेजेंटेशन जिसके अंदर इमेजेस, ग्राफ, चार्ट्स. अभी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. जैसे कि अभी यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे आवर पेटीएम एंड फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस इज स्केलिंग विद बेटर मोनेटाइजेशन एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन. तो यहाँ पे उन्होंने एक क्या दिया है कि अपना फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस का स्नैपशॉट दिया कि हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस है ये स्केल कर रहा है, और इससे हमारा मोनेटाइजेशन भी हो रहा है. अलॉन्ग विद दैट आवर कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो इंप्रूविंग. तो उन्होंने एक स्नैपशॉट यहाँ पे बताया कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है. इट इज नॉट लाइक कि वी आर स्टिल, हम लोग अभी तक ना लॉस मेकिंग नहीं है, हम लोग धीरे 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 लॉस से प्रॉफिट की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट अप. ठीक है, जीएमवी ग्रॉस दिया हुआ है, कंज्यूमर पेमेंट्स दिया हुआ है, मर्चेंट पेमेंट्स के थ्रू पेमेंट सर्विसेज से कितना उनको रेवेन्यू जनरेट हुआ, तो ऑल दैट इज गिवन ओवर हियर. अब देखो यहाँ पे चार्ट्स वगैरह आ गए, ये हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, जून 21, सितंबर 20, दिसंबर 21, देन मार्च 22, जून 22 से हमारा रेवेन्यू ऐसे हुआ है. देन दे आर सेइंग कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे बढ़ा है. और एबिटा, एबिटा एज यू कैन सी हियर इट इज नेगेटिव, क्योंकि ये सब, क्योंकि बिलो द लाइन है, तो ये सब पूरा का पूरा नेगेटिव जा रहा है हमारा एबिटा यहाँ पे. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एनालिसिस व्हिच इज प्रेजेंटेड टू द इन्वेस्टर, ताकि उनको कम स्लाइड्स के अंदर, कम पेजेस के अंदर उनको मोर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके. सो आई होप यू गॉट लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी कि कैसा दिखता है, क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है. बेसिकली आपके जो फाइनेंशियल्स, तो उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है. आई हैव प्रिपेयर्ड लाइक ऑलमोस्ट, हम लोग ने मतलब नॉट पिच डेक वी हैव प्रिपेयर्ड, हम लोग ने ड्यू डिलिजेंस का रिपोर्ट बनाया है. तो बेसिकली जो इन्वेस्टर्स को जो सामने पिच किया जाता है कि सर दिस इज व्हाट देयर बिजनेस इज. तो ड्यू डिलिजेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग सब्सिक्वेंट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे. सो व्हेन वी यूज्ड टू वर्क, हम लोग के लिए क्या होता था कि हमको एक उनका पूरा फाइनेंशियल देते थे, और फाइनेंशियल्स के बेसिस पे हम लोग ऐसे चार्ट्स वगैरह बना के एक रिपोर्ट बनाते थे जिसको ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट बोलते थे. उसके अंदर हम लोग बिजनेस की क्या कॉम्पिटिटर्स है, बिजनेस का मतलब उसके मतलब जो एक एलिमेंट्स होता है, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करेंगे कि पूरा फॉर्मेट रहता है. उस फॉर्मेट के अंदर हम लोग पूरा का पूरा क्या करते थे, और इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए एक पूरा का पूरा एक डिलिजेंस रिपोर्ट बनाते थे, वो जो कि इन्वेस्टर्स के पास में जाता था, और वो फिर उस बेसिस के ऊपर डिसाइड करते थे कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट इनटू द बिजनेस और नॉट. So basically, this is a very, very crucial document for your business.
यहाँ पे देखो चार्ट देखे रखे हैं एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। सो कुछ स्निपेट्स आई वाज एबल टू फाइंड आउट फ्रॉम इंटरनेट, सो दैट आई थॉट कि थोड़ा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि दिखता कैसा है, मतलब कैसे बना सकते हैं। So I hope you got little clarity, right? Okay. Now let us move forward with our topic. Okay, let us move forward. Wait a second. Yeah. तो पिच डेक के बारे में अपन ने पढ़ लिया। देन टोटल एड्रेसेबल मार्केट। नाउ दीज सी टू लेकर के आई तक का जो डेफिनेशन है, सी टू आई डेफिनेशन, दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। So let us understand one by each of them one by one. So what is total addressable market? इसको ऐसे समझेंगे कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट, जैसे ओला इलेक्ट्रिक, ओला ने जब अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर्स निकाले तो उनका एड्रेसेबल मार्केट क्या था? एवरी ईयर इंडिया के अंदर 20 मिलियन बाइक्स की सेलिंग होती है, मतलब एवरी ईयर इंडिया के अंदर 20 मिलियन बाइक्स सेल होती है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होगा उनका? एज अ ओला इलेक्ट्रिक का फाउंडर आई वुड थिंक कि जितने भी मार्केट के अंदर सेल हो रही है वो सारी की सारी ओला की बाइक सेल होनी चाहिए। करेक्ट? जितने भी अगर 20 मिलियन, 30 मिलियन, 50 मिलियन, जितने भी एक्स अमाउंट ऑफ अगर बाइक्स एक साल में सेल हो रही है तो सारी की सारी ओला की बाइक सेल होनी चाहिए। दैट इज व्हाट आई विल अज्यूम। अगर मेरे को मार्केट के अंदर अगर आना है तो मेरा यही परसेप्शन रहेगा कि जितनी मार्केट के अंदर बिक रही है वो सारी की सारी मेरी होनी चाहिए। सो दैट इज एज अ बिजनेस ओनर यू विल थिंक, राइट, कि सारा का सारा मेरा बिकना चाहिए, मेरा कितना। तो दैट इज बेसिकली द टोटल एड्रेसेबल मार्केट। अगर एक साल में इंडिया में 20 मिलियन बाइक्स सेल होती है, सो दैट इज बेसिकली माई टोटल एड्रेसेबल मार्केट, कि इतने मार्केट को मैं एड्रेस कर सकता हूँ। अभी जैसे फाउंडेशन, अभी जैसे समझिए कि ओला का बेसिकली जब वो स्टार्ट किए थे, नॉट ओला, आई वुड से लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अवर इंडस्ट्री ओनली, सी इंडस्ट्री का। अभी जैसे मैंने क्लासेस स्टार्ट की, सो व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर? For Sect D, there is a total addressable market of only up to 15,000 at present. In December 2024, only 15,000 तक का ही मार्केट है। बिकॉज सितंबर और मई 24 के इंटरमीडिएट की जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 6 मंथ, उन्होंने जो 6 पेपर्स क्लियर किए हैं उनकी बेसिस पे उनको सेट डी एप्लीकेबल होगा। और ओनली अप टू 11-12,000 स्टूडेंट्स ही वैसे हैं, और 2-3 हजार स्टूडेंट्स कुछ ऐसे रहेंगे जो कि एक्सेप्शनल केसेस रहेंगे, जो कि डायरेक्ट एंट्री वाले होंगे या फिर ऐसा कुछ होगा, तो उनके लिए सेट डी का क्लासेस एप्लीकेबल होगा। सो व्हाट इज द करंट टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर मी? सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15,000 स्टूडेंट्स। सो दैट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट। यू कैन अज्यूम दैट total addressable market represents the total market demand of a product or service. टोटल मार्केट में डिमांड कितनी है तो ऑफ योर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल इफ अ कंपनी वर टू कैप्चर 100% ऑफ द मार्केट। अगर मैं, इसको अजम्पशन ये है कि हम लोग पूरा 100% मार्केट कवर कर रहे हैं, तो हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या होगा? ये टर्म्स आप लोग शार्क टैंक इंडिया में वेरी फ्रिक्वेंटली, आप हर फाउंडर मतलब जो लेके आता ना, हर इन्वेस्टर, मतलब जब हर फाउंडर कोई भी पिच देने के लिए आता है इन्वेस्टर्स के सामने, तो ये वाले टर्म्स तो डेफिनेटली उससे पूछे जाते हैं। आप किसी भी आप पिच को उठा के देख लेना शार्क टैंक इंडिया की, टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, व्हाट इज द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, व्हाट इज कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, तो ये सारी चीजें तो उनको पूछते ही पूछते हैं 101%। तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। ये सारी जो पॉइंट सी से लेकर के पॉइंट आई तक की जो डेफिनेशन आने वाली है ना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको तो बहुत, मतलब ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट आपको समझ में आ गया कि हम लोग ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि पूरा का पूरा 100% मार्केट हम लोग कवर कर लेंगे, तो दैट इज बेसिकली आवर टोटल एड्रेसेबल मार्केट। इस पे आपको एक केस स्टडी भी बना के पूछ सकते हैं कि है ना, मार्केट के अंदर इतनी बाइक्स, इतनी कोई कारें सेल हो रही है, तो व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर मी? अगर मार्केट में उतना सेल हो रहा है, अगर मार्केट में एग्जिस्टिंग इतना रिक्वायरमेंट है, तो आई विल अज्यूम कि टोटल 100% इज व्हाट आई एम गोइंग टू सर्व। पूरा का पूरा 100% को मैं सर्व करूंगा, अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, तो मेरे लिए टोटल एड्रेसेबल मार्केट पूरा का पूरा 100% पॉपुलेशन हो जाएगा। नाउ सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, तो अब क्या होगा ना, मैंने अजम्पशन बनाया कि मैं पूरे 100% को कैप्चर करूंगा, लेकिन इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? डेफिनेटली नॉट। कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि 100% मार्केट को कैप्चर करके बैठा है, उसके साथ में कोई ना कोई पीयर कॉम्पिटिटर रहेगा। कुछ लोग होंगे जो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को लाइक नहीं करेंगे, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक के एग्जांपल के अंदर हमने ये तो जान लिया कि 20 मिलियन हर साल बाइक्स इंडिया के अंदर सेल होती है, तो क्या मैं पूरे के पूरे 20 मिलियन को अपनी ओला इलेक्ट्रिक सेल कर सकता हूँ? डेफिनेटली नॉट। कई सारे लोग होंगे जो बोलेंगे नहीं हमको तो पेट्रोल वाली बाइक्स चाहिए, कई जने बोलेंगे नहीं हमको तो डीजल वाला ही कार चाहिए। तो इट इज नॉट लाइक कि सब के सब आएंगे आपके पास में बोलेंगे कि नहीं हमको ओला इलेक्ट्रिक ही चाहिए। इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर भी अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे कि हीरो की इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है, उसके अंदर हीरो, इसके बाद में होंडा के स्कूटर्स आने लग गए आजकल इलेक्ट्रिक के। उसके अलावा कई सारी ऐसी अनब्रांडेड कंपनीज है जो कि अपने स्कूटर्स बेचती है, विच आर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, जो कि बेसिकली मार्केट के अंदर सेल करते हैं। तो उस 20 मिलियन के अंदर से हाउ मच आई विल बी एबल टू सर्व, ऑलराइट।
how much is the customer demand, how much is the customer I am going to get. That is basically the serviceable addressable market. So it represents the portion of the market that a company can realistically target and serve. मतलब रियलिस्टिक होकर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतने लोगों को ही टारगेट करके सर्व कर सकते हैं, हम लोग 20 मिलियन को सर्व नहीं कर सकते एट प्रेजेंट टुडे. ऑलराइट, सो दैट इज व्हाट दिस सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट इज. नाउ कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, it is a net profit attributed to the entire future relationship with a customer. It could be a net profit or it could be a revenue which is attributed to a customer with respect to their future relationship. अब क्या होता है कि जैसे अपन एक एग्जांपल देखा था इनिशियल फर्स्ट और टू फर्स्ट क्लास के अंदर कि एक सीएट लिमिटेड है और एक मारुति सुजुकी है. तो जब सीएट लिमिटेड और मारुति सुजुकी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया तो मारुति सुजुकी बोलेगा कि भाई मैं आपसे टायर्स परचेज करूंगा एंड सीएट लिमिटेड बोलेगा कि आई एम गोइंग टू सेल यू द टायर्स फॉर योर व्हीकल्स. आप जो भी फोर व्हीलर्स बनाओगे उसके लिए मैं आपको टायर सेल करूंगा. नाउ वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा अपन ने देखा कि ये बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है. आई थिंक दिस वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 2. सो बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अब बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सीएट लिमिटेड क्या बोलेगा, और अपन ने ये भी सीखा था कि बिजनेस टू बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली ये लोग क्या होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं. अब क्या होता है कि फर्स्ट ईयर के अंदर लेट्स से मैंने फॉर एग्जांपल मैंने 10 लाख 1 मिलियन टायर्स का सेल किया किसको, मारुति सुजुकी को. नाउ हाउ मच इज द रिक्वायरमेंट इन द सब्सिक्वेंट 5 इयर्स. लेट्स से मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया सीएट लिमिटेड और मारुति सुजुकी के बीच में. तो फर्स्ट ईयर के अंदर 1 मिलियन टायर्स का मैंने सेल किया. सेकंड ईयर के अंदर थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अगेन नेक्स्ट 4 इयर्स तक आई एम गोइंग टू सेल देम द टायर्स. दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट दैट वी हैव एंटर्ड इनटू. नाउ वो जो 4 साल तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो मेरे को उसको टायर सेल करना है, उनसे जो मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा और उस रेवेन्यू से जो मेरा प्रॉफिट बनेगा, दैट इज बेसिकली द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. यू अंडरस्टैंड इट राइट दिस वे. इसको हम लोग एक स्टार्टअप के केस के अंदर ले सकते हैं कि कोई नया स्टार्टअप आया, कोई सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है एंड नाउ अब जैसे इसको अपन लोग कैसे समझ सकते हैं कि अभी देखो जोमेटो है, जैसे जोमेटो का सपोज कीजिए मैंने 5 साल का मेंबरशिप ले लिया, जोमेटो का गोल्ड का मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया 5 साल के लिए. तो क्या जोमेटो 5 साल का रेवेन्यू 1 साल में रिकॉग्नाइज कर लेगा? डेफिनेटली नॉट. अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ोगे तो आप उसके अंदर देखोगे इट इज रिकॉग्नाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे जैसे आप उसको सर्विस प्रोवाइड करोगे वैसे वैसे आपको उसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है. तो वही है कि फर्स्ट ईयर के अंदर लेट्स से अपन ने 1000 रुपीज मैंने पे किया 5 साल की मेंबरशिप के लिए, ठीक है, तो हर ईयर का कितना हुआ 200 रुपीज हो गया. तो 200 का रेवेन्यू आई एम गोइंग टू रिकॉग्नाइज दिस ईयर. और जो बाकी का 800 का रेवेन्यू है दैट इज बेसिकली द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू फॉर मी. कि मतलब कस्टमर जो है जोमेटो जो है वो कस्टमर से 800 रुपीज रिकॉग्नाइज करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स. तो दैट इज बेसिकली द कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. हियर आई एम नॉट कंसिडरिंग बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू का इफेक्ट. अगर आप उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आओगे तो थोड़ा फिगर अलग आएगा, लेकिन दिस इज फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर के साथ मेरा कितना कॉन्टैक्ट है और हाउ मच आई एम एबल टू अर्न फ्रॉम द कस्टमर. दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंट योर कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू. कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट. अब क्या होता है कि हेवी ब्रांडिंग होती है, हेवी मार्केटिंग होती है, हेवी सेल्स हेवी एक्सपेंडिचर करते हैं मार्केटिंग के ऊपर, एडवर्टाइजिंग के ऊपर कंपनियां. आप देखोगे इतने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं. एक सोनी फीड पे 30 सेकंड का एड चलाने के लिए आपको 20 लाख 30 लाख रुपए देने पड़ते हैं. ऑलराइट, तो बेसिकली इतना सारा अगर आप ब्रांडिंग करते हो, इतना सारा अगर आप क्या बोलते हैं आप पैसा खर्च कर रहे हो, तो उससे आपको कस्टमर भी तो अट्रैक्ट होने चाहिए, करेक्ट. अगर आप एक टीवी पे ऐड डाल रहे हो, अगर आपको उस ऐड की वजह से कस्टमर ही नहीं आ रहा है, देयर इज नो यूज ऑफ प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ ऐड एंड स्पेंडिंग सच अ ह्यूज मनी ऑन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, राइट. तो अब क्या होता है अगर आपने सपोज कीजिए 50 लाख रुपए दिए सोनी टीवी वालों को, 50 लाख रुपए आपने सोनी टीवी वालों को दिए, और सपोज कीजिए उससे आपको कितने कस्टमर्स गेन हुए. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको 1 लाख कस्टमर गेन हुए. 50 लाख रुपए आपने दिए. आज करोड़ों घरों में सोनी टीवी चलता है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कोई भी सीरियल हो. उससे सपोज कीजिए मेरे को 1 लाख रुपए 1 लाख कस्टमर्स आए. 50 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट किए मार्केटिंग के लिए, नॉट इन्वेस्ट, 50 लाख रुपए मैंने दिए, और उससे क्या हुआ, जस्ट अ सेकेंड, आई होप वी आर लाइव अगेन. एंड नाउ आप लोग बात कर रहे थे कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू की. सो आई टोल्ड यू कि अपन ने 50 लाख रुपीस का एक्सपेंडिचर किया ऑन सोनी टीवी टू रन एड. अब उससे अपने को 1 लाख कस्टमर्स आए. अब क्या होता है ना, कई बार मेनी टाइम्स यू विल से कि यू विल बी एबल टू एनालाइज कि अच्छा आपको जब आप कस्टमर के रीच आउट करते हो तो दे विल आस्क यू कि हाउ डिड यू रीच आउट टू अस, करेक्ट ना. तो उससे एक आइडिया पड़ जाता है कि अपन ने कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर किया और वहां से अपने को कितना कस्टमर्स अट्रैक्ट हुए. मेनी टाइम्स यू वुड बी नोइंग जब आप कोई क्लासेस भी परचेज करते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आपको कैसे मालूम पड़ा इस फैकल्टी के बारे में, करेक्ट ना. तो मैं और कोई भी परचेज करते हो, अगर आपने कोई भी किसी भी अगर डिफरेंट टाइप ऑफ
किसकी हो, तो वहां पे वो पूछते हैं कि आपको हमारे बारे में कैसे पता चला, तो दैट यू विल बी एबल टू नो कि ना कितने कस्टमर्स हमको यहाँ से आए, कितने कस्टमर्स अपने को वहां से आए। तो अगर 50 लाख की एड रन करने पे मेरे को 1 लाख कस्टमर्स आते हैं, तो व्हाट इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब पर कस्टमर टू अक्वायर फ्रॉम सोनी टीवी आई हैव टू पे 50 रुपीज, करेक्ट ना, 50 lakhs डिवाइडेड बाय 1 लाख, this is nothing but 50 rupees. So this is basically your customer acquisition cost. Cost of acquiring a customer is basically known as customer acquisition cost. So what this is given, it is cost associated with acquiring a new customer including marketing, sales and other expenditure. सारे के सारे खर्चे डाल दो उसके अंदर, तो टोटल आपको कितना खर्चा पड़ा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कस्टमर्स दैट यू हैव acquired, that is basically the customer acquisition cost. Now runway, it refers to the amount of money a startup can operate before running out of funds, typically expressed in the months, in months. रन में क्या होता है, जैसे कि अगर सपोज कीजिए मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए का है, हाँ ओके, माई मंथली एक्सपेंडिचर इज 2 लाख रुपीज। हाउ वी हैव अराइव्ड एट 2 lakhs, कंसिडरिंग द सैलरीज, रेंट, यूटिलिटीज, वट एवर एनी काइंड ऑफ स्टेशनरी वगैरह, अगर मेरे को कोई भी सारे खर्चे मेरे महीने के निकाल दो तो मेरा 2 लाख रुपए का महीने का खर्चा है। एंड द राइट नाउ फंड्स अवेलेबल एज कैश, मेरे पास कैश में सपोज कीजिए 2 लाख रुपए है और मेरे पास बैंक के अंदर 8 लाख रुपीज है, टोटल मिला के मेरे पास कितना फंड्स अवेलेबल है, 10 लाख रुपीज है, मेरा मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, 2 लाख रुपए का। तो हाउ मेनी मंथ्स आई कैन सर्वाइव विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फंडिंग फ्रॉम एनीबॉडी, मतलब किसी से भी मेरे को फंड्स नहीं मिलने वाला है और मैं किसी भी तरीके का रेवेन्यू भी जनरेट नहीं करूंगा, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी, what is the amount number of months I can run with the existing money, that is basically called as a startup runway। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्टअप का रनवे बोलते हैं। तो बेसिकली टोटल 10 लाख रुपीज अपने पास में अवेलेबल है राइट नाउ, और उसके अंदर अपन 2 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो हाउ मच वी विल जनरेट, हम लोग 5 महीने तक क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं आसानी से, उसके अंदर अपने को कोई इश्यू नहीं आने वाला, करेक्ट ना। So how much we are going to get, हम लोग को 5 महीने, how much we can survive, that is basically called as the startup runway। So this is, these definitions are very very realistic, ये लोग ये ना रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम आती है, ठीक है। देन बर्न रेट, अभी बर्न रेट कैसे निकालना, बर्न रेट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड एवरी मंथ। Okay, it is the rate at which a startup is spending. It is the rate at which a startup is spending its available funds, usually expressed as a monthly or a annual figure। तो इसको हम लोग मंथली, जैसे अपन ने 2 लाख रुपए निकाले ना अभी, हाउ डिड वी अराइव एट दिस 2 लाख का अमाउंट, हाउ डिड वी अराइव एट दिस, दिस इज वी कैलकुलेटेड कंसिडरिंग ऑल द टोटल कॉस्ट, जैसे कि हमारा सैलरीज, सैलरीज हो गया, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, सैलरीज मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग हो गया, उसके बाद में अपना स्टेशनरी का खर्चा हो गया, रेंट हो गया, यूटिलिटीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सारे खर्चे को कंसिडर करके अपन ने अज्यूम, हम लोग एक अराइव किया कि हम लोग ऑन एन एवरेज 2 लाख रुपए महीने का खर्चा करते हैं, तो दैट इज बेसिकली द बर्न रेट। तो हम लोग एक महीने में 2 लाख रुपए का क्या बोलते हैं अपना एक्सपेंडिचर होता है। इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, पूरा साल खत्म हुआ, एक साल के अंदर सपोज कीजिए अपन ने 50 लाख रुपीस का खर्चा किया, ठीक है, 50 लाख का खर्चा किया, एक महीने में कितने महीने, एक साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो डिवाइड बाय 12 कर दो आप उसको, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर पर मंथ, और इट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ईयर आल्सो, कि बोल सकते हैं कि हमारा बर्न रेट 50 लाख रुपीस है इन अ ईयर। सो दैट इज हाउ इट इज, ऑलराइट। बर्न रेट आ गया। चर्न रेट बोले तो परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स हु स्टॉप यूजिंग कस्टमर्स प्रोडक्ट और सर्विसेज ओवर अ सर्टेन पीरियड, एक साल का टाइम फ्रेम है, उसके अंदर कितने नए कस्टमर्स एक्वायर है वर्सेस कितने कस्टमर्स हम लोग को छोड़ के गए, जो कितने नंबर ऑफ कस्टमर्स हमको छोड़ के गए ना, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द चर्न रेट। इसको हम लोग अट्रीशन रेट भी बोलते हैं, लेकिन जो अट्रीशन वर्ड होता है ना, वो एम्प्लॉय से रिलेटेड ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, कि एक साल में हमने को हमारे कंपनी को, हमारे बिजनेस को कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द चर्न रेट। आई थिंक दीज डेफिनेशंस आर वेरी वेरी क्लियर टू, ऑलराइट। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ ड्राफ्टिंग द बिजनेस प्लान। अब अपन लोग बात करेंगे बिजनेस प्लान। अपन ने समझ लिया कि क्या होता है, कि हम लोग आज अगर पॉइंट एक्स पे खड़े हैं और अपने को नंबर 1 पे पहुंचना, तो हाउ आर वी गोइंग टू अचीव दैट, तो दैट इज द जर्नी दैट बिजनेस प्लान हेल्प अस टू अचीव। नाउ इसके फॉलोइंग एलिमेंट्स व्हाइल एन एंटरप्रेन्योर इज फ्री टू ऐड मोर, मतलब ये फॉलोइंग एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए आपके बिजनेस प्लान के अंदर, इसके अलावा आपको चाहिए तो और एलिमेंट्स इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी बोले तो इट्स द स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर बिजनेस प्लान। Executive summary, first part of your pitch deck, first part of your business plan, first part of your due diligence report। हम लोग जब रिपोर्ट बनाते हैं ना ड्यू डिलिजेंस का, उसके अंदर भी फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा एग्जीक्यूटिव समरी होता है जनरली, हालांकि इसको बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम लोग एग्जीक्यूटिव समरी देते हैं, जिसके अंदर हम लोग की फाइनेंशियल रेवेन्यूज के बारे में बताते हैं, कंपनी के जो मेन स्नैपशॉट होते हैं कि कंपनी ने इस दौरान कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, कितना एबिटा चल रहा है, ग्रॉस मार्जिन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं कि कितने कस्टमर्स अक्वायर किए। तो बेसिकली द स्नैपशॉट होता है कि कंपनी के बारे में, इसके हम लोग एग्जीक्यूटिव समरी के अंदर बताते हैं। तो इट इज द स्नैपशॉट ऑफ द एंटायर बिजनेस प्लान। मार्केट में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस,
आने वाले 5 साल का, 10 साल का हमारा फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कि हम लोग कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कितना कॉस्ट होगा, तो ऑल दैट इज पार्ट ऑफ योर एग्जीक्यूटिव समरी। ऑलराइट, नाउ सेकंड वन इज बेसिकली कंपनी का डिस्क्रिप्शन। सेकंड पार्ट इज योर सेकंड एलिमेंट इज कंपनी का कंपनी के बारे में बताओ कि हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम लोग हमारी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है, कि हमारा ऐसा क्या यूनिक है हमारे के अंदर जो कि दूसरे के अंदर नहीं है। सो दैट इज बेसिकली द कंपनी का डिस्क्रिप्शन। मार्केट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग द इंडस्ट्री लैंडस्केप, टारगेट डेमोग्राफिक्स, मार्केट ट्रेंड्स एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। मार्केट का एनालिसिस जैसे अपन ने प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर भी सीखा था कि मार्केट का पूरा थ्रो एनालिसिस करके तो आपको बैठना ही चाहिए। अगर आपको कोई भी बिजनेस लेके आ रहे हो तो उसके अंदर मार्केट रिसर्च करो, उसके अंदर आप कुछ भी करो, मतलब कॉम्पिटिटिव आपकी कॉम्पिटिटिव का एनालिसिस करो, आप डेमो मार्केट के ट्रेंड्स के एनालिसिस करो कि मार्केट के अंदर क्या ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो ऑल दैट यू नीड टू डू बिफोर एंटरिंग इनटू एनी बिजनेस। तो मार्केट एनालिसिस आएगा यहाँ पे। देन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में आपको बताना है कि हम लोग क्या प्रोडक्ट्स और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अपन ने पेटीएम का भी देखा था एग्जांपल, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स है, हमारे पास ये सर्विसेज है, राइट। तो दैट इज हाउ यू आल्सो शुड एलाबोरेट कि हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है, उनके फीचर्स क्या है, उनके बेनिफिट्स क्या है, हम लोग कितना प्राइस चार्ज करते हैं, हमारे टारगेट कंज्यूमर्स कौन है, राइट। हमारी पोजीशन क्या है कंपटीशन के हिसाब से, हम लोग इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है कि नंबर 2 पे है कि नंबर 10 पे है। तो ऑल दैट यू नीड टू ऐड एज पार्ट ऑफ योर बिजनेस प्लान रिपोर्ट। ऑलराइट, देन मार्केटिंग एंड सेल्स की स्ट्रेटजीज की, हम लोग कहाँ पे मार्केट कर रहे हैं, कौन से टारगेट कंज्यूमर्स को मार्केट कर रहे हैं, कहाँ पे हमारा एडवर्टीजमेंट चल रहा है, हम लोग नो टीवी पे ऐड चला रहे हैं, कि हम लोग इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कर रहे हैं, कि हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं। सो ऑल दैट यू नीड टू इलैबोरेट इनटू योर बिजनेस प्लान। ऑपरेशनल प्लान कि हमारा सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसा है, हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसा है, हम लोग कितना प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। सो ऑल दैट कंसिस्ट ऑफ योर ऑपरेशनल प्लान। सो हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, अगर प्रोडक्ट है तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बाद में हम लोग उसको सप्लाई कैसे करते हैं, हमारा रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसा है। तो ऑल दैट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ all that are parts of your business plan. नाउ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मैनेजमेंट में कौन कौन है, बेसिकली आपके टीम मेंबर्स के बारे में आप इंट्रोडक्शन दो। सीईओ, सीएफओ, सीटीओ कौन है आपके बिजनेस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर की मैनेजरियल पर्सनल जो पीएमपीज होते हैं उनके बारे में इलैबोरेशन दो कि वो लोग मतलब उनका क्या क्वालिफिकेशन है, वो लोग क्या एक्सपर्टीज होल्ड करते हैं, तो उनके बारे में सर्टेन आपको क्या देना पड़ता है, इनसाइट्स देना पड़ता है इन्वेस्टर को, स्टेक होल्डर्स को। तो इसके बारे में बताते हैं कि टीम का एक्सपर्टीज क्या है, उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है टू इन्वेस्टर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ऑलराइट, देन फाइनेंशियल प्लान, दिस इज बेसिकली द सेम द फोरकास्ट वाला कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आपको प्रोवाइड करना होता है, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैश फ्लोज प्रोजेक्शंस, फंडिंग रिक्वायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स बेसिकली कंसिस्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान। इसके अलावा 2-3 एलिमेंट्स इफ यू वांट यू कैन ऐड ऑन, जैसे कि आपका अभी जैसे अपन ने यहाँ पे बताया, अपन ने यहाँ पे मार्केट एनालिसिस के बारे में बताया, ऐसे अपन हमारी कंपनी का एनालिसिस करके एक सेगमेंट डाल सकते हैं जहाँ पे अपन बता सकते हैं कि हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, हमारा क्या बोलते हैं स्टार्टअप रनवे कितना है, हमारा चर्न रेट कितना है, हमारा बर्न रेट कितना है। सो all that we can add whatever. So these are the basic elements which should be present. Apart from that, as per your business, you should be adding some more elements into your business plan. So this is basically आपका एक क्या बोल सकते हैं अपन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में। ऑलराइट, आई होप यू गाइस गॉट इट वेरी वेल। नाउ एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस प्लान क्या होते हैं, एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस प्लान अपन लोग आईसीआई मॉड्यूल के अंदर देख सकते हैं। दिस इज बेसिकली रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए हुए हैं पेज नंबर 4.7 से 4.10 पे। अगर आप देखोगे तो यू विल बी एबल टू नो अंडरस्टैंड की और बिजनेस प्लान्स किस तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग बिजनेसेस के वहां पे 3-4 बिजनेस प्लान्स के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू, इफ यू आर विलिंग टू लर्न मोर अबाउट इट, रेफर आईसीआई मॉड्यूल पेज नंबर 4.7 टू 4.10। नाउ मूविंग ऑन टू द पिच डेक। अब आपको पिच डेक कैसे बनाना है, बिजनेस प्लान तो अपन ने समझ लिया कि बिजनेस प्लान इज बेसिकली हम लोग इन्वेस्टर्स को बताते हैं, स्टेक होल्डर्स को बताते हैं कि हमारा बिजनेस के ये प्लान है। ये बेसिकली बिजनेस प्लान हम लोग को बताते हैं जब कोई इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ऑनबोर्ड हो चुका है, करेक्ट ना। तो बिजनेस प्लान और पिच डेक के बारे में एक बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग ऐसे ले सकते हैं कि बिजनेस प्लान एक इंटरनल होता है, कंपनी के अंदर हम लोग बनाते हैं कि हम लोग को तो पता होना चाहिए कि हमारा बिजनेस कहाँ से कहाँ जाएगा और कैसे जाएगा। ये हम लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स है, जो टीम मेंबर्स है, उनको बताते हैं कि हमारा बिजनेस ऐसा करने का तरीका ये है। नाउ pitch deck we are going to provide it to the potential investors, potential customers, potential stakeholders जो हमारे बन सकते हैं, उनके लिए हम लोग pitch deck बनाते हैं। ऑलराइट, this should be very very clear to all of you. Now pitch deck के कुछ बेसिक्स से और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि उनकी आपकी pitch deck ये बताना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। आपका pitch deck बताना चाहिए कि आपका बिजनेस कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन लेके आए। ऑलराइट, उसके लिए कितना बड़ा मार्केट है, उसके लिए आप क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, उसके लिए आपका बिजनेस मॉडल क्या बनाने वाले हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, टीम, फाइनेंशियल्स, और आस्क बोले तो आपका फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है।
correct? So these are the very basic elements of a pitch deck. Now, when you are creating a effective pitch deck, it requires a combination of skills across various domains. अगर आपको एक पिच डेक बनाना है तो आपके पास ये स्किल्स तो होनी चाहिए, तभी जाके एक अच्छा आप पिच डेक बना पाओगे. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ वेरी गुड पिच डेक टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? कंटेंट डेवलपमेंट. कंटेंट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? आपकी प्रॉब्लम के बारे में आप इतना अच्छे से बताइए कि ये ऐसा लगे कि इन्वेस्टर्स को लगे कि यार ये तो मेरा ही प्रॉब्लम है. उसके लिए आप सॉल्यूशन भी इतना ही अच्छे से बताइए ताकि मतलब इससे कंटेंट आप ऐसा डालिए अपनी पिच डेक के अंदर जो एकदम आई कैची हो, देखते ही समझ में आ जाए कि अच्छा ये प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करें. सो दैट इज बेसिकली द स्किल्स दैट यू नीड टू हैव. एक ऐसा माइंडसेट आपके साथ में आपको रखना है कि उसको पिच डेक को देखते ही, जो प्रेजेंटेशन होता है उसको देखते ही आपके दिमाग में आए कि अच्छा यार दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग. So it is the distill complex ideas into clear and compelling messages. वही बोला ना, एकदम क्लियर होना चाहिए आपका आइडिया, आपका प्रॉब्लम और आपका सॉल्यूशन जो आप लेके आ रहे हो. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड यू शुड हाईलाइट द की एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस. आपके बिजनेस का की एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करो, जैसे कि आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, सॉल्यूशन क्या लेके आ रहे हो, मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस क्या है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या है. तो ये बेसिकली एक कंटेंट डेवलपमेंट, ये आपको जो कंटेंट डालते हो ना आप इस के अंदर, तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल. देन सेकंड वन इज विजुअल डिजाइंस. अब आपने कंटेंट तो डाल दिया, लेकिन जैसे कि अपन ने पेटीएम के एग्जांपल में देखा था, पेटीएम के पिच डेक में, नॉट पिच डेक, पेटीएम का जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन था उसके अंदर अपन ने देखा था कि उन्होंने विजुअल प्रेजेंटेशन जैसे कि ग्राफ्स डाले थे, एक वो पिरामिड करके डाला था, वहां पे उन्होंने और भी अलग अलग तरीके के ना एनालिसिस करके एक मतलब अच्छा सा डैशबोर्ड जैसा कुछ बनाया था. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी असेंशियल. अगर आप बिजनेस के अंदर बना रहे हो तो आपको एक ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि जितना पिच डेक के अंदर हो सके ना उतना से कम वर्ड्स को रखना चाहिए. रेदर इट शुड बी मोर काइंड ऑफ, देखते ही समझ में आना चाहिए कि अच्छा दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू इलैबोरेट. वर्ड्स में बस बताओ कि मेरा माय फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का रेवेन्यू वाज दिस मच, माय फाइनेंशियल ईयर 21-22 का रेवेन्यू वाज दिस मच, माय फाइनेंशियल ईयर 19-20 का रेवेन्यू वाज दिस मच. यू शुड नॉट से लाइक दैट. दिस ऑल शुड बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स, ग्राफ्स, उन सब के बारे में उसके थ्रू आप समझाओ ताकि समझ में आए. देखते अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू था 100 रुपीज का, सेकंड ईयर का रेवेन्यू हुआ 150 का. नॉट ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मेरा फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू था 2800 रुपीज का, मेरा सेकंड ईयर का रेवेन्यू हो गया 3200 का, मेरा थर्ड ईयर का रेवेन्यू हो गया 2700 का, मेरा फोर्थ ईयर का रेवेन्यू हो गया 2500 का. तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा. इससे अच्छा अगर मैं एक प्रेजेंटेशन चार्ट फॉर्म में बना के दूं, उसमें पूरा ट्रेंड शो करेगा कि आपका रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है, आपका एक्सपेंस कैसे बढ़ रहा है. तो दैट वुड बी मोर काइंड ऑफ कम्युनिकेटिव. उससे आपका जो पिच डेक है वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव बन जाता है. उसके अंदर है ना काफी सारे फीचर्स ऐड ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत किया है. जैसे कि अपन यहाँ पे पेटीएम के एग्जांपल में देखे थे ना. लेट अस गो एट दैट अगेन, देयर अगेन, लेट अस लोड इट, लेट इट लोड 1 मिनट. देखो देखो कितना अच्छे से यहाँ पे अगर रेवेन्यू को अभी जैसे 119, 145, 194, 205, 213, तो ये जो रेवेन्यू के फिगर्स देख के रखे, अगर ये लोग इसको बताते कि एक स्टेटमेंट फॉर्म में डालते तो दैट इट वुड नॉट बी लुकिंग वेरी गुड. अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, पहचान सकते हो कि यार क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, करेक्ट. क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका ग्रॉस मार्जिन बढ़ रहा है. क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो आपका एबिटा भी जो नेगेटिव था वो कम होते जा रहा है. जैसे कि कैसे? एबिटा बिफोर ईसॉप्स परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपका फर्स्ट ईयर में 37, फर्स्ट क्वार्टर में 37% था एबिटा नेगेटिव, फिर 39% हुआ, लेकिन फिर वो कम हो गया, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ. तो बेसिकली ये क्या शो कर रहा है कि आपका बिजनेस एक अच्छे ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है. आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन बढ़ रहा है, आपका जो एबिटा नेगेटिव था वो भी धीरे धीरे कम होते हुए जीरो की तरफ आ रहा है, मतलब आपका एबिटा पॉजिटिव होते जा रहा है. सो दिस इज अ इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेटिंग. आपकी जो विजुअल डिजाइन आप डालते हो, तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल इन योर पिच डेक. ओके, देन थर्ड पॉइंट टॉक्स अबाउट स्टोरी टेलिंग. अब क्या होता है ना कि आपने ये तो बताया, अभी आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर भी होना चाहिए कि आपके बिजनेस के बारे में आप बता सको, आप क्या प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हो, क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हो. तो दैट इज बेसिकली आपको ना कम्युनिकेट करना, आपका यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है. यू शुड टॉक अबाउट मोर वे, यू शुड टॉक इन सच अ वे दैट आपका जो बिजनेस का पिच डेक है उनको मेमोरेबल हो जाए उनके दिमाग में कि यार क्या मतलब सॉलिड पिच किया है उसने बिजनेस है. तो योर स्टोरी टेलिंग स्किल्स, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए वो भी एक बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए. नैरेटिव दैट कैप्टिवेट्स the audience, builds intrigue and communicates the value proposition of the business in a memorable way. And fourth point talks about data analysis. डेटा एनालिसिस तो आपको करना ही करना है. बिना डेटा एनालिसिस के अगर आप पिच डेक दोगे ना, इन्वेस्टर आपको एक क्वेश्चन पूछेगा ना तो दूसरे में आप अटक जाओगे.
विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि आप जब शार्क टैंक में भी देखोगे ना तो वो लोग सब कुछ पूछते हैं उनसे कि आपका मार्केट कितना बड़ा है, कितने कितने लोगों को आप सर्व कर पाओगे, कितना आपका आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको एनालिसिस पूरा होना चाहिए कि मेरा बिजनेस क्या है, किस सेक्टर में है, किस उस सेक्टर का साइज कितना बड़ा है, उस सेक्टर में कस्टमर्स कितने हैं, उस सेक्टर में प्राइसिंग क्या चल रहा है, वो सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो इसकी स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप डेटा को अच्छे से एनालिसिस कर पाओ, ताकि आप इन्वेस्टर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसके पास में रेडी आंसर हो। Then communication, as I told you, storytelling and communication is basically kind of each other, like kind of very very essential in every human being. इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन से आपको मालूम पड़ेगा कि अच्छा ठीक है, आप अपना आइडिया अच्छे से कन्वे कर पाओगे, उनके क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे एंड एड्रेस कर पाओगे उनके कंसर्न्स को। अगर वो कोई क्वेश्चन रेज करते हैं, बोलेंगे यार इस प्रोडक्ट से तो ये हार्म हो सकता है, तो यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड कम्युनिकेट विद देम कि सर इससे हार्म तो होगा लेकिन इससे कितना बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, सो दैट आल्सो यू शुड अंडरस्टैंड। नाउ सम क्वेश्चंस एवरी पिच डेक नीड्स टू आंसर। अभी सब क्वेश्चंस जो कि हर पिच डेक में अंदर आंसर होने चाहिए। सो दीज आर, व्हाट इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व्ड, ये आपको पिच डेक के अंदर बताना पड़ेगा कि हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम कितना बड़ा है ये भी आपको बताना पड़ेगा पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से। पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, कितना बड़ा है, हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फोर्थली, हमारा बिजनेस मॉडल कैसे, उसको सॉल्व करने के लिए हमारा बिजनेस मॉडल क्या होगा। फिफ्थ, यू विल से टॉक अबाउट योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कि हम लोग उसको मार्केट कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका पिछले ये भी बताना चाहिए कि आपकी टीम में मेंबर्स कौन कौन से जो आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में हेल्प करेंगे। देन व्हाट इज द करंट फाइनेंशियल पोजीशन एंड व्हाट इज द प्रोस्पेक्टिव, मतलब व्हाट इज द फ्यूचर फाइनेंशियल पोजीशन दैट यू आर गोइंग टू अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस बिजनेस मॉडल, एंड हाउ मच इज द आस्क फ्रॉम द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर से आपका कितना फंडिंग रिक्वायरमेंट है, दैट इज आल्सो शुड बी पार्ट ऑफ योर पिच डेक। So these are 7-8 questions which every pitch deck कंपल्सरीली हैव। एड ऑन कर सकते हो आप, लेकिन ये तो होना ही चाहिए आपकी बिजनेस के अंदर और आपकी पिच डेक के अंदर। ठीक है, अब अपन ने अभी तक पढ़ा कि पिच डेक क्या होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट नीड्स टू हैव इन योर पिच डेक। नाउ अब अपन ने क्या क्या पिच किया इन्वेस्टर्स को, अब इन्वेस्टर्स से फंड्स रिसीव होंगे, लेकिन तो जनरल यूसेज ऑफ फंड्स होता है। अभी नॉट नेसेसरी कि इन्वेस्टर विल प्रोवाइड यू टू एक्सपेंड ओनली, एक्सपेंशन के लिए प्रोवाइड करेंगे, लेकिन क्या होता है कई बार इन द इनिशियल स्टेजेस आपको जो फंड प्रोवाइड किए जाते हैं ना, वो आपको जनरल यूसेज के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अभी बेसिक वर्जन है, प्रोटोटाइप है या फिर मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ही है, तो उसको डेवलपमेंट करने के लिए भी फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द जनरल यूसेज ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। तो मतलब इन्वेस्टर अगर जनरली फंड प्रोवाइड करता है तो उसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। Now, investor typically provides funding to startups to support various aspects of their growth and development. Some common uses of funds from investors कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम आता है आपके प्रोडक्ट को इंप्रूव करने में। देन मार्केट एक्सपेंशन में, मार्केट के अंदर अपना कैसे एक्सपेंड करोगे, आप मार्केट में रीच करोगे, कस्टमर्स को रीच आउट करोगे, कैसे करोगे, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स कैंपेन कंडक्ट करोगे, टीम का एक्सपेंशन करोगे, सेल्स टीम लेके आओगे। सो दीज आर सर्टेन पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप लोग, दीज आर सर्टेन थिंग्स ऑन विच आपको जो इन्वेस्टर से पैसा आएगा उसको आप स्पेंड करके अपने बिजनेस को ग्रोथ में लाओगे। देन ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑपरेशंस बोले तो पहले हमारे पास में 50 जनों की टीम थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास में हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, हमारे पास सेल्स की रिक्वायरमेंट आ रही है, मतलब प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ रही है, उसके लिए हम लोग को और बड़ा स्पेस चाहिए। तो वही कि हमको ज्यादा बड़ा स्पेस चाहिए, यूटिलिटी ज्यादा होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, ज्यादा मैन पावर को हायर करना पड़ेगा। सो दैट इज बेसिकली ऑपरेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप खर्च कर सकते हो बिजनेस को। टैलेंट एक्विजिशन, जैसे जैसे मोर एंड मोर डिमांड आएगी, मेरे को ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो उन सबको मैनेज कर सके। ठीक है, मेरे को स्किल्ड टीम मेंबर्स की चाहिए होगी। मेरे जो प्रोसेसेस थे जो कि उसमें काफी सारे मैनुअल थे, उनको मेरे को ऑटोमेटिक करना पड़ेगा, तो मेरे को एक इंजीनियर्स को हायर करना पड़ेगा ताकि वो लोग क्या कर सके, उस प्रोसेसेस को एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेट कर सके। सो दैट इज व्हाट टैलेंट एक्विजिशन। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करता है, टैलेंट एक्विजिशन के लिए भी आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। सो दैट इज बेसिकली स्केल करने के लिए, ग्रोथ पे आप पहुंच गए। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, एक्सपेंशन आप करोगे, नए मार्केट्स के अंदर आप जाओगे, नए जियोग्राफीज के अंदर जाओगे, नए रीजन्स के अंदर जाओगे। सो वहां पे स्केल करने के लिए आपको फंडिंग का रिक्वायरमेंट होता है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, अब जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा ना, आपका कंप्लायंसेस, बर्डन पार्ट, जीएसटी का, इनकम टैक्स का, काफी सारे कंप्लायंसेस होते हैं। अगर आप रियल लाइफ स्टार्टअप में काम करोगे ना, सो देयर आर 100 थिंग्स, 100+ थिंग्स जहां पे आपको लीगल और कंप्लायंसेस के लिए ध्यान रखना पड़ता है। छोटी सी गलती की है ना, बस आपका तो गवर्नमेंट बैंड बजा देगा। सो दैट इज हाउ इट इज। लीगल एंड कंप्लायंसेस के लिए आपको प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा, तो उसके लिए पैसा जाएगा।
तो दीज आर, अगर आपको अभी सपोज कीजिए आप भी ग्रोथ स्टेज पे पहुंच गए, वहां पे आपको और फंडिंग चाहिए होगा, तो आपको ड्यू डिलिजेंस करवाना पड़ेगा। उसके लिए अच्छे फर्म्स के पास में जाना पड़ेगा, तो वो लोग अच्छा फीस चार्ज करेंगे। सो बेसिकली लीगल एंड कंप्लायंसेस के लिए भी आप फंड्स यूज कर सकते हो। रिसर्च एंड मार्केट वैलिडेशन, नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो उसके लिए रिसर्च कर सकते हो, उसके मार्केट वैलिडेशन के अंदर भी आपको ये काम आ सकता है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हाइप एंड सब्सटेंस, इन्वेस्टर्स की व्यू के हिसाब से। अब क्या होता है ना, कई बार कोई कोई स्टार्टअप्स तो बहुत हाइप से ना बहुत आगे बढ़ जाते हैं, मतलब उनका हाइप रहता है कि ओ दिस इज व्हाट द स्टार्टअप इज, बट एक्चुअली उसका जो सब्सटेंस सब्सटेंस हम लोग देखा ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, कि जो एक्चुअल में जो होता है ना, दैट वी शुड कंसिडर रेदर देन व्हाट इज एक्चुअली बीइंग शोन लीगली, राइट। तो हम लोग को वो देखना है कि डिफरेंशिएशन की, हाइप और सब्सटेंस के बीच में क्या डिफरेंशिएशन होता है। इफ यू विल रीड इट, नो यू विल बी एबल टू रीड इट वेरी क्लियर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। सबसे पहले तो डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हाइप एंड सब्सटेंस इज क्रूशियल फॉर द इन्वेस्टर्स व्हेन इवैल्यूएटिंग स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू। अब आपने इन्वेस्टर के सामने पिच तो कर दिया, लेकिन इन्वेस्टर शुड इवैल्यूएट कि क्या आपका बिजनेस एक्चुअल में इतना अच्छा है, कि आपका बिजनेस एक्चुअल में इतना बुरा है कि नहीं है। दैट दे नीड टू इवैल्यूएट, कि आपको, आपने जो बताया कि हमारा बिजनेस ऐसे हो सकता है, मार्केट इतना बड़ा है, हम लोग इतने लोगों को सर्व कर देंगे, ऐसा वैसा सब कुछ आपने बताया, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसके लिए उनको एक डिफरेंशिएशन करना पड़ता है कि क्या आप अपने बिजनेस का हाइप बना रहे हो, कि या एक्चुअल में योर बिजनेस इज व्हाट इट इज लुकिंग टू मी। तो उसके लिए वो कई तरीके की क्या करता है, ड्यू डिलिजेंसेस कंडक्ट करवाते हैं। ड्यू डिलिजेंस में भी कई तरीके की ड्यू डिलिजेंस होती है, डीडीज बोलते हैं उसको। तो कई तरह की डीडीज कंडक्ट करवाते हैं, उसके अंदर 7-8 तरह के डीडीज के बारे में आप लोग पढ़ोगे आपने सीए फाइनल ऑडिट के अंदर, कि ड्यू डिलिजेंस चैप्टर के अंदर वहां पे बताएंगे कि 7-8 तरीके के ड्यू डिलिजेंसेस होते हैं। तो वो लोग ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करवाते हैं, और भी कई तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करवाते हैं, ताकि पता चल सके कि आपका जो बिजनेस है इज व्हाट यू आर सेइंग इज और नॉट। ठीक है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है कि हाइप और सब्सटेंस के बीच में। तो सब्सटेंस जो होता है ना, इट इज बैक्ड बाय टेंजिबल एविडेंस such as market research, customer feedback, traction metrics, demonstrating the viability and the potential of the business. आप अगर कुछ तो मार्केट रिसर्च करके लेके आए हो, कस्टमर का फीडबैक लेके आए हो, जेन्युइन कस्टमर्स का फीडबैक लेके आओ, तो उससे एक पता लगा सकते हैं कि अच्छा, आपने एक मतलब अच्छा एनालिसिस करके रखा है, आप रियल में यू आर समबडी हु इज विलिंग टू ग्रो योर बिजनेस। लेकिन अगर आप हाइप के बारे में कैसे पता चलेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर कोई बंदा आता बोलता कि नहीं ऐसा मार्केट रिसर्च बिना कोई एनालिसिस किया आप अगर बता रहे हो कि ना हम इतना बड़ा बना लेंगे, ऐसा बना लेंगे, वैसा बना लेंगे, तो आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये बंदा जो है ना, थोड़ा जेन्युइन नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। शार्क टैंक में वो अमन गुप्ता बोलता है ना, भाई मेरे को तेरे बिजनेस में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तो दैट इज हाउ इट इज, कि अगर आप कुछ भी बोलते जा रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है अपने मार्केट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, तो दैट इन्वेस्टर्स फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ना ये एक्चुअल में बिजनेस है या नहीं है, या फिर ये खाली बस लंबी लंबी बातें फेंक रहा है। ठीक है। क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन। अब अगर आपका बिजनेस, अगर आपका प्रोडक्ट में दम है, तो आपका एक विजन इतना क्लियर होगा कि हम लोग मतलब आपका जो वैल्यू प्रोपोजिशन होगा वो इतना क्लियर होगा, आपका जो प्रॉमिस होगा कस्टमर्स को कि यार हम आपका ये सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम के लिए ये सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो हाइप वाला केस होगा ना, हाइप वाला जो फाउंडर आएगा, वो क्या बोलेगा, वो एग्जैजरेट करेगा, ओवरसेल करेगा द वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन स्पेसिफिसिटी एंड क्लैरिटी अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस दैट ट्रूली एड्स द वैल्यू। तो मतलब जो हाइप वाला होगा ना, वो अपने जो वैल्यू प्रोपोजिशन को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएगा। सो दैट इज अगेन अ पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ सब्सटेंस और वेदर इट इज अ हाइप अबाउट द बिजनेस। देन रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शंस रियलिस्टिक होने चाहिए। मेरा करंट ईयर के अंदर जो रेवेन्यू वो 100 रुपीज का है, नेक्स्ट ईयर मेरा रेवेन्यू 200 का हो सकता है, 300 का हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली 10,000 का नहीं हो सकता। करेक्ट ना। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन शुड बी रियलिस्टिक। करेक्ट। सो दैट इज हाउ इट इज कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस एक ट्रेंड के हिसाब से होनी चाहिए, कि भाई मैं प्रीवियस 3 साल के अंदर, अगर मैंने जब से मैंने बिजनेस चालू किया, मेरा फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू था 10 रुपीज का, सेकंड ईयर में 70 रुपीज का हो गया, थर्ड ईयर में मैं 200 पे पहुंच गया, तो मैं फोर्थ ईयर पे ज्यादा से ज्यादा 500 पे हो जाऊंगा, 1000 पे हो जाऊंगा। मैं डायरेक्टली 1 लाख पे नहीं पहुंच सकता। करेक्ट ना। सो दैट इज हाउ योर फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में कुछ ट्रेंड होना चाहिए, ऑन सम बेसिस यू शुड से कि मेरा जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन है, मेरा जो रेवेन्यू जो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ फ्यूचर का, ऑन द बेसिस ऑफ सम काइंड ऑफ बेसिस होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि मेरा करंट ईयर में 2 लाख का रेवेन्यू है और नेक्स्ट ईयर मेरा रेवेन्यू 1 लाख का हो जाएगा, तो उसके लिए कुछ बेसिस होना चाहिए। बेसिस एज टू व्हाट। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैंने 10 कस्टमर्स के साथ में मैंने 10-10 हजार के 10 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं।
आई वुड से कि मैंने 10,000 के 10 कस्टमर्स के साथ में नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, तो मेरा रेवेन्यू कितना हो गया, 1 लाख हो गया ना। तो वो कॉन्ट्रैक्ट का आपके पास में एग्रीमेंट्स होने चाहिए, उनको आप दिखाओ कि सर सी इफ आई एम सेइंग कि मेरा रेवेन्यू 200 से 1 लाख पे पहुंचेगा, तो मेरे पास इसका बेसिस है, मेरे पास कस्टमर्स के एग्रीमेंट है, मैंने कस्टमर्स के साथ एग्रीमेंट एंटर किया है कि मैं आपको 10,000 रुपीज का 10 दिनों के साथ मैंने एंटर किया एग्रीमेंट। सो दैट इज हाउ योर प्रोजेक्शन शुड बी रियलिस्टिक। इट शुड नॉट बी कि डायरेक्टली आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं हम तो 1 लाख पे रेवेन्यू पे पहुंच जाओगे। अरे पहुंचोगे किस हिसाब से भाई, कुछ तो बेसिस दो कि इस हिसाब से हम लोग पहुंचेंगे। सो दैट इज बेसिकली द रियलिस्टिक प्रोजेक्शंस। देन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन आपको होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आपके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है मार्केट के अंदर। इट इज अगेन लिंक्ड विथ योर मार्केट एनालिसिस। आपका जो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए ना, आपको बिजनेस के बारे में क्लियरली कम्युनिकेट करना है कि सर हमारा ये पोजीशन है अभी और हम लोग यहाँ तक पहुंच सकते हैं, हमारा जो पोजीशन है ये है और हमारे कॉम्पिटिटर्स ये है। अगर वो कॉम्पिटिटर्स कल को और इन्वेस्टर्स से पैसा उठा लेते हैं तो हमारा बिजनेस भी बंद हो सकता है। सो दैट इज हाउ यू शुड क्लियरली कम्युनिकेट विद देम। ऐसा नहीं बोलना कि यार वो पैसा उठा लेंगे तो भी हम लोग ना कुछ भी कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे वैसा कर लेंगे। तो आपको यू शुड नॉट गिव मिस इंफॉर्मेशन अबाउट योर बिजनेस। ट्रैक रिकॉर्ड एंड एग्जीक्यूशन। अब आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करते हैं। अगर आपने सपोज किसी 2-3 राउंड के अंदर फंड्स रेज कर लिए, तो आपने जो फंड्स रेज किए थे प्रीवियसली, जो इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया था, उन इन्वेस्टर्स के साथ में हम लोग जो नए इन्वेस्टर्स होंगे वो बात करेंगे कि क्या रियली दे वर एबल टू अचीव दैट माइलस्टोन, क्या उन्होंने अपना माइलस्टोन अचीव किया। हम लोग प्रीवियस राउंड्स के जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह रहेंगे दैट वी विल रिक्वेस्ट फ्रॉम द फाउंडर कि आप हमको लाके दो कि क्या एक्चुअल में आपने वो माइलस्टोन अचीव किए कि नहीं है, जो आपने प्रीवियसली जब फंड्स रेज किए थे तब इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने के लिए पॉइंट्स रेज किए थे, तो क्या आपने वो पॉइंट्स को अचीव किया है, क्या आपने वो माइलस्टोन को अचीव किया है कि नहीं किया। तो दैट इज बेसिकली ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो और उसका एग्जीक्यूशन की आपने जो बातें बताई थी कि हम लोग ये एग्जीक्यूट कर लेंगे वो एग्जीक्यूट कर लेंगे, क्या आप वो अचीव कर पाए हो कि नहीं पाए हो। तो दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज। नाउ पिच डेक के सैंपल दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल के अंदर पेज नंबर 4.16 से 4.23। आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू प्लीज एक बार वहां पे जाके उसको देख लेना। तो क्या होगा कि आपका थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा कि पिच डेक के सैंपल्स कैसे होते हैं। ऑलराइट, या नाउ लेट अस मूव ऑन टू आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच। एलिवेटर पिच के बारे में अपन ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एलिवेटर पिच इज समथिंग लाइक एंड राइडिंग इन एलिवेटर। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर कोई इन्वेस्टर्स है, उनके पास में हजारों फाउंडर्स रीच आउट करते हैं अपनी पिच देने के लिए कि सर वी वांट टू गिव आवर पिच, लेकिन उनके पास में इतना टाइम नहीं होता कि वो सबका 2-2 घंटे का, एक एक घंटे का, 2-2 घंटे का पिच सुनेंगे। व्हाट दे डू इज दे जस्ट प्रोवाइड देम सर्टेन टाइम, लेट्स से 30 सेकंड्स टू 2 मिनट्स तक का टाइम प्रोवाइड करते हैं कि आप इस 2 मिनट के अंदर अपने बिजनेस के बारे में जितना बता सकते हो ना उतना बता दो, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ विच अब 1000 जने आएंगे, 2-2 मिनट का अपना देके जाएंगे पिच, देन उनको एक आइडिया पड़ जाएगा कि अच्छा इस बंदे में कितना दम है। अगर आप अपने बिजनेस को उस 2 मिनट में अच्छे से बता पाते हो तो ही आपको चांस दिया जाता है कि आप अपना पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, अपना पूरा का पूरा पिच हमारे सामने लेके आओ। जितना भी आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे का जितने का भी पिच रहेगा, अगर आप उस 2 मिनट के इंटरव्यू काइंड ऑफ थिंग आप बोल सकते हो, उसमें अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो ही आपका पूरा का पूरा क्या होता है, एक पूरा इन्वेस्टर आपका पूरा पिच सुनता है। तो बेसिकली आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच, ये अपन ने एलिवेटर पिच के बारे में लास्ट क्लास में सीखा था। Now, elevator pitch is a concise and compelling presentation that conveys the essence of a business idea or product or service in the span of short elevator ride, typically 30 seconds to 2 minutes। तो मतलब जब अपने एक एलिवेटर राइड करने में जितना टाइम लगता है ना, उतने टाइम के अंदर अंदर आपको क्या करना होता है, अपना बिजनेस का पिच देना पड़ता है। इसका एग्जांपल जिरोदा के बारे में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। The importance of elevator pitch lies in its ability to effectively communicate the value proposition of a business in a clear, concise and persuasive manner। मतलब आप उस टाइम फ्रेम के अंदर जितना अच्छे से अपने आप को, अपने बिजनेस को प्रेजेंट कर सकते हो, उसी बेसिस पे इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं कि क्या आपका बिजनेस पिच मेरे को पूरा सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। ऑलराइट, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द एसेंशियल्स ऑफ एन एलिवेटर पिच। मतलब अगर आप एक एलिवेटर पिच दे रहे हो तो उसके अंदर ये 3 चीजें तो होनी चाहिए। 3 C's should be present: confidence, clarity and compelling। Confidence with respect to what you are saying, confidence with respect to grab the people's attention। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलो कि उसको लगे कि यार whatever you are saying is actually going to is revolutionary and is going to kind of change something in this particular world। तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, ताकि उनको ऐसा लगे कि आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो जेन्युइन है। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि being confident helps in grabbing the people's attention and makes them interested in what you are pitching to them। All right, it also shows the entrepreneurs themselves are really excited about the business idea। मतलब आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना। अगर आप बिना कॉन्फिडेंस होके जाओगे, बोलोगे नहीं यार मैं तो ना
मेरा ये है वे, अब मतलब ऐसे एडी की जैसे बात करके आओगे ना तो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा. यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इनफ इन सेइंग, इन रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ एंड योर बिजनेस एज वेल. क्लैरिटी इज द की. क्लैरिटी होना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हो. क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू प्रपोजिशन, क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन दैट यू आर ऑफरिंग टू द जनरल पब्लिक, क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू फंडिंग रिक्वायरमेंट कि हमको सर आपसे इतना फंडिंग चाहिए. तो मतलब ये आपको 2 मिनट के अंदर उसको सारा का सारा, आप जो 2 घंटे में बोलने वाले हो ना, उसको 2 मिनट में कैसे कंसाइज कर सकते हो कि सर ये मेरा प्रोडक्ट है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं ये प्रॉब्लम के लिए ये मेरा प्रॉब्लम है, ये जनरल प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मैं ये सॉल्यूशन लेके आया हूँ, इस सॉल्यूशन के लिए मेरा ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग इससे यहाँ तक इतना बड़ा मार्केट साइज है और उसमें से हम लोग इतना कैप्चर कर सकते हैं, और इसलिए हमको आपको क्या चाहिए, फंडिंग रिक्वायरमेंट चाहिए ऑफ एक्स मनी, और हम लोग इसके लिए आपको इतना परसेंट इक्विटी देने के लिए तैयार है. सो दैट इज हाउ इट शुड बी क्लियर इनफ सेइंग दैट हम लोग इसमें प्रोडक्ट के अंदर क्या यूनिक दे रहे हैं कि कॉम्पिटिटर से हम लोग का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा लोगों को पसंद आएगा. सो दैट इज हाउ क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी देना चाहिए आपको. एंड थर्डली इज कंपेलिंग. कंपेलिंग मतलब हाईलाइट द मोस्ट कंपेलिंग एस्पेक्ट्स ऑफ योर बिजनेस. मार्केट अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा है, ट्रैक्शन है, डिफरेंशिएशन है कि नहीं है. और इससे क्या होगा कि क्यूरियोसिटी जगता है इन्वेस्टर के मन में, क्या उनको भी मालूम समझने को पड़ता है. जैसे जैसे नए नए बिजनेसेस आते हैं ना, उनको भी नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं कि नए नए बिजनेसेस के बारे में, नए नए प्रॉब्लम्स के बारे में, नए नए सॉल्यूशंस के बारे में. तो योर बिजनेस पिच, योर एलिवेटर पिच शुड हैव कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी एंड इट शुड बी कंपेलिंग. ऑलराइट, सो ऑल दीस थ्री शुड बी प्रेजेंट. Now, once the three C's are ready, the pitcher should consider the following aspects as well. 3 C's आपके हो गए तो उसके बाद में आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देना है कि सर दिस इज अवर प्रॉब्लम एंड वी आर फोकसिंग इन हाउ इट डायरेक्टली अट्रैक्ट्स द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम. एक सॉल्यूशन देना है कि हाउ योर प्रोडक्ट, योर सर्विसेज डायरेक्टली एड्रेस द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. एंड आपको वैल्यू प्रपोजिशन बताना है, ट्रैक्शन और प्रूफ बताना है कि आपके अपने क्लेम्स को सपोर्ट करना है कि हाउ आपने मार्केट रिसर्च किया, कस्टमर का फीडबैक रिसीव हुआ, कस्टमर को पसंद आया कि नहीं आया, तो वो एक सपोर्ट दो कि कस्टमर को एक्चुअल में ये पसंद आ रहा है एंड इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी मेजर इंपैक्ट ऑन टू द पीपल्स लाइफ. तो एक ऐसा ट्रैक्शन बताओ, एक प्रूफ बताओ कि सर हमने एक प्रोडक्ट को वैलिडेट किया है मार्केट के अंदर. एंड देन कॉल टू एक्शन. मतलब लास्ट में आपको ये बताओ कि सर हमको इतना पैसा चाहिए, हमको ये फंडिंग रिक्वायरमेंट है, या फिर अगर आपसे उनसे कुछ कपल ऑफ आवर्स चाहिए उनके साथ में बैठकर डिस्कशन के लिए कि मैं जैसे शार्क टैंक में आता ना कि मैं आपको 5% इक्विटी देता हूँ लेकिन मेरे को आपसे 40 घंटे चाहिए. 40 घंटे चाहिए मतलब 40 घंटे का आपका नॉलेज आपको मेरे को देने, आपको मेरे बिजनेस के ऊपर स्पेंड करने हैं सो दैट मेरा बिजनेस ग्रो कर सके. सो दैट यू शुड, आपकी कॉल टू एक्शन लास्ट में अल्टीमेटली ये सब बोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है. पैसा ही चाहिए या फिर उनका उनका गाइडेंस चाहिए या फिर उनका एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ तो चाहिए, तो आप उसको बताओ. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ लास्ट फैक्टर ऑफ योर एलिवेटर पिच. नाउ रूल्स और स्टेप्स ऑफ पिचिंग द आइडिया. जब आप पिच करते हो ना आइडिया, तो एक तो आप पिच करते हो इन्वेस्टर्स को, एक आप पिच करते हो कस्टमर्स को. तो जब आप दोनों को पिच करते हो ना, तो इसमें क्या क्या होने चाहिए, आपको अपने ऑडियंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. आपका ऑडियंस कौन है, इन्वेस्टर्स कौन सी इंडस्ट्री में ज्यादा इन्वेस्ट करता है. कई कई होते हैं जो खाली टेक स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, कई कई होते हैं जो सब तरीके के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो आपको अपना ऑडियंस मालूम होना चाहिए कि अगर आप टेक बंदे हो तो आप टेक स्टार्टअप के पास में जाओ ताकि वो लोग आपकी बात अच्छे से सुनेंगे. नो योर ऑडियंस, फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन. I mean, there is nothing to elaborate on it. You just have to read it. Highlight the market opportunity. कितनी बार बताऊं मैं ये, 3-4 बार already I've told this. Showcase traction and validation. बताओ कि हमारा ट्रैक्शन कैसा है, हमारा वैलिडेशन है कि नहीं प्रोडक्ट का, वो भी आप उनको बताओ. डेमोन्स्ट्रेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कंपटीशन कितना है इंडस्ट्री के अंदर. प्रेजेंट अ क्लियर बिजनेस मॉडल. हमारा रेवेन्यू ये है, हम लोग कैसे रेवेन्यू जनरेट करने वाले हैं. अमेजोन के 5-6 बिजनेस मॉडल्स है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करो कि हमारे 5-6 बिजनेस मॉडल्स है एंड दिस इज हाउ वी जनरेट रेवेन्यूज. कहीं अभी जैसे एक आइसक्रीम वाला आया था, गोपाल 56 आई थिंक, उन्होंने 1200 करोड़ का वैल्यूएशन बताया था. तो उन्होंने बताया था कि हम लोग ना रिटेल आउटलेट्स करते हैं, उसके अलावा फ्रेंचाइजी भी दे सकते हैं. तो आप अपना बिजनेस मॉडल बताओ कि शार्क टैंक पे आया था ये गोपाल 56 वाला. तो हम लोग फ्रेंचाइजी भी देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके अलावा अपने खुद के स्टोर्स भी खोलते हैं. सो आपका बिजनेस मॉडल बताओ कि हम लोग कैसे प्रोक्योर करते हैं, कैसे सेल करते हैं. तो ऑल दैट यू शुड एड रिस्क, एड्रेस रिस्क. तो आपके बिजनेस में क्या रिस्क हो सकते हैं वो भी आपको बताना चाहिए जब आप पिच कर रहे हो इन्वेस्टर को. उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग टीम के बारे में बताओ. और जब आप ये रिस्क बताते हो ना, तो उस रिस्क को ऐसे बताओ कि ऐसा लगे कि ये आपके बिजनेस के लिए रिस्क है ही नहीं. बताओ कि सर हमारे बिजनेस में ये रिस्क हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है, हमारे पास एक ऐसा इनोवेटिव वे है जिससे हम इस रिस्क को भी ओवरकम कर सकते हैं. ऑलराइट, सो ऑलवेज ऑल द नेगेटिव पॉइंटर्स यू शुड ट्राई टू कम्युनिकेट इन अ पॉजिटिव मैनर. ऑलराइट,
हैविंग अ स्ट्रॉन्ग टीम होना चाहिए कि हमारे पास में इतना एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, हमारे पास में इतनी बड़ी टीम है, हमारे पास जो फाउंडर्स है, हमारे जो को फाउंडर्स है, दैट आर आल्सो वेरी गुड, फाइनेंशियली लिटरेट है, अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल टर्म्स वेरी वेल, और टेक्नोलॉजी का भी हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस है। ऑल दैट यू शुड कम अप विद एंड टेल टू द इन्वेस्टर। बी कंसाइज, शॉर्ट में बताओ और इंगेजिंग होकर बताओ। ऐसा नहीं कि खाली आप बताए जा रहे हो और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इट शुड बी इंगेजिंग। आप कुछ बता रहे हो तो एंश्योर कीजिए कि सामने वाले को वो चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बताए जा रहे हो, अगले को समझ में नहीं आ रहा है और आपने अपना टाइम खराब कर दिया और सामने वाले का भी टाइम खराब कर दिया। एंड फॉलो अप एंड बिल्ड रिलेशनशिप। अब आपने क्या किया कि इन्वेस्टर्स के सामने पिच कर दिया, अब फॉलो अप कीजिए कि सर आर शैल वी get and sign the agreement, share subscription agreement या फिर shareholder agreement. So some all these terms we will understand in the later chapters, आगे वाले chapters में पढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद फिर follow up करो, relationship build करो, ताकि वो आपको और भी subsequent rounds के अंदर funding provide कर सके। सेम थिंग इज टू व्हेन यू आर पिचिंग टू द कस्टमर्स। एक बार पढ़ लेना, आपको कुछ समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो मेरे को टेक्स्ट कर देना, आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल। नाउ ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, पिच टू द इन्वेस्टर्स, and then when pitching your idea to the consumers, all this is, there's nothing to read out in this particular thing. Now how to pitch effectively, अब इफेक्टिवली कैसे पिच करना है इसके बारे में आपको बताया है, तो आप एक बार खुद से रीड कर लेना। मैं एक बार आपको फटाफट से गो थ्रू करा देता हूँ। ओपन बाय सेइंग योर नेम, टाइटल, रोल एंड कंपनी नेम। अपना नाम बताओ। माय नेम इज ऋषभ बेद, आई एम सॉरी, आई एम फाउंडर ऑफ XYZ कंपनी एंड मेरा कंपनी का नाम ये है। हमारा टारगेट ऑडियंस को फेमिलियर करो अपनी वॉइस के साथ में बिफोर यू स्टार्ट पिचिंग, एंड जस्ट बी पोलाइट। पोलाइट होना है आपको। बात करते समय ऐसे घमंड नहीं होना चाहिए कि ओ मैं तो ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। नहीं, आप यू शुड हैव सम काइंड ऑफ पोलाइटनेस। एट द सेम टाइम यू शुड हैव कॉन्फिडेंस आल्सो। नाउ बीइंग द क्विक हुक, ग्रैब द इमोशनल अटेंशन ऑफ द ऑडियंस विद इन द फर्स्ट मिनट। अब आप देखोगे ना, शार्क टैंक का आप कोई भी पिच उठा के देख लेना, फर्स्टली वो लोग क्या करते हैं, एक इमोशनल टच कनेक्ट करते हैं। चाहे भले वो कोई फूड इंडस्ट्री का बंदा हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का हो, चाहे वो कोई टेक वाला बंदा हो, कोई भी बंदा हो ना, तो वो एक काइंड ऑफ इमोशनल अटैचमेंट लेने की कोशिश करते हैं कि ना हाउ दे कैन अटैच यू इमोशनली। कोई कभी बंदा आया था साड़ीज के बारे में कोई बिजनेस करने के लिए आया, कोई अचार वाला बंदा आया, तो दे विल ट्राई टू कनेक्ट यू। कोई खिलौने लेके आया जो कि हैंडक्राफ्टेड खिलौने होते हैं, तो उनका बिजनेस का आइडिया लेके आया, तो दे ट्राई टू कनेक्ट यू। और फर्स्ट मिनट के अंदर अगर आप एक कोई भी शार्क टैंक का आप एक पिच उठा के देख लेना, ये सारे पॉइंटर्स जो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे आप उस पिच के अंदर पाओगे। एंड दैट इज द एग्जैक्टली करेक्ट वे टू मेक श्योर दैट आपके जो इन्वेस्टर्स है उनका भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। नहीं तो आप जाओगे कुछ भी बताओगे दैट इज नॉट रेलेवेंट टू देम, देन हाउ विल दे बी कन्विंस्ड एंड इन्वेस्ट इनटू योर बिजनेस। तो ऑल दीज थिंग्स आप एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करना, you will definitely clearly understand it. There's nothing new in this particular thing. All right, yeah. Now, art of persuasion. Now, what is art of persuasion? I think this is the last topic. Yes, that's all. We are done with this chapter. Now, whether pitching to investors, selling product or services to the customers, or rallying support from stakeholders, the ability to effectively persuade others is essential for achieving success and driving the growth. मतलब अगर आप इन्वेस्टर को पिच कर रहे हो, या फिर कस्टमर को प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज सेल कर रहे हो, या फिर आप स्टेक होल्डर से सपोर्ट पा रहे हो, your ability to effectively persuade others, मतलब effectively influence others is essential for achieving success and driving the growth। मतलब आप कैसे अगले बंदे को कन्विंस करो कि अगर आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो कैसे कन्विंस करना कि अगला बंदा बोले कि अच्छा ठीक है मैं आपसे प्रोडक्ट खरीद लूंगा। अगर आप किसी इन्वेस्टर के सामने क्या बोल रहे हो प्रेजेंट कर रहे हो, तो कैसे आप इन्वेस्टर को कन्विंस करोगे कि आप मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दो। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज द आर्ट ऑफ परसुएशन और आल्सो आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। So why persuasion is helpful for startup and entrepreneurs? It helps in securing funding. Funding मिलता है, attracting customers, building relationship, partnership, and recruiting talent. So why it is helpful? It is helpful for all this. अब क्या हो सकता है एग्जाम में एक एमसीक्यू फ्रेम कर देंगे कि why persuasion is useful for startups and entrepreneurs। तो आपको 3 पॉइंट्स तो यही दे देंगे और एक ये फोर्थ वाला पॉइंट है ना, एक चेंज करके डाल देंगे कि इसमें से कौन सा रॉन्ग आंसर आपको बताना है। तो आपको यू शुड कस्टमर को फंड करने के लिए अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स, building relationships and recruiting the talent को acquire करने के लिए। all the keywords I have highlighted in this particular, आप वो keywords पढ़ के जाओगे ना, अच्छे से 2-3 बार अगर आप उनको ग्लांस कर लोगे ना, आपको कोई भी पास होने से नहीं रोक सकता। दैट इज माय गारंटी। अच्छे सारे के सारे कीवर्ड्स आई हैव हाइलाइटेड, और जहां पे हो सकता है मैंने आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी बताने की कोशिश किया है। इसके अलावा इफ यू फील लाइक आपको कहीं भी स्टक हो रहे हो तो यू टेक्स्ट मी, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। एंड दिस इज द एंडिंग ऑफ आवर चैप्टर नंबर 4 as well. So 4 chapters completed. Now we will start with chapter number 5 onwards. Thank you so much. If you like the video, please
डू लेट योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो नो कि यार एक अच्छा फैकल्टी है जो अच्छा पढ़ाते हैं, तो प्लीज उनको भी रेकमेंड कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Now let us discuss the question and answers for chapter number 4. So Kumar was looking for somebody who could help him understand the market research, industry trends, financial projections to provide evidence-based support for business case presented in the pitch deck. Okay, which skills is he looking in a candidate for his choice? मतलब एक बंदा है कुमार करके, उसको अपने बिजनेस के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसको मार्केट रिसर्च में, इंडस्ट्री एनालिसिस में, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को, ठीक है, ये सबको उसको एनालाइज करने में उसकी मदद कर सके। मार्केट रिसर्च करना है, मार्केट से डेटा आएगा, उसको एनालिसिस करना पड़ेगा, तो एनालिसिस करना पड़ेगा, इंडस्ट्री ट्रेंड्स को एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो डेटा है उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो ऐसा कौन सा बंदा चाहिए, ऐसा कौन सा स्किल्स है? क्या आपको कंटेंट स्ट्रैटेजी चाहिए? कंटेंट स्ट्रैटेजी चाहिए अपने को पिच डेक बनाने में, एज इन व्हाट वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट, उसके लिए अपने को कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट चाहिए। तो हमको इन सब चीजों के लिए कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग को डेटा एनालिसिस के लिए, क्योंकि मार्केट रिसर्च करने के लिए डेटा आएगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाने के लिए डेटा आएगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाएंगे, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस एनालिस्ट की जरूरत हमको पड़ सकती है। तो डेटा एनालिसिस इज समथिंग which you would be looking for somebody who can do data analysis for you, on the basis of which you will prepare content, you will communicate in the form of story, right? So storytelling, क्या आपको स्टोरी टेलिंग वाला स्किल्स चाहिए क्या किसी बंदे के अंदर? स्टोरी टेलिंग हम लोग को मार्केट के अंदर से स्टोरी स्टोरी उठानी है? नहीं नहीं भाई, हमको मार्केट में डेटा का रिसर्च करवाना है, तो स्टोरी टेलिंग में नहीं होगा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज एसेंशियल, बट फॉर ऑल दीज थ्री, मार्केट रिसर्च, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के लिए कम्युनिकेशन कहीं पे भी काम नहीं आने वाला। ओनली वन पर्सन हु कैन हेल्प इज डेटा एनालिस्ट, जो आपके डेटा को एनालाइज कर सकता है। कॉमन पर्सपेक्टिव, कॉमन जनरल नॉलेज से भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे, ठीक है। तो क्या आंसर क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा बी, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग अ कस्टमर पिच इन एट अ लोकल फ्ली मार्केट, ड्यूरिंग अ कस्टमर पिच एट अ लोकल फ्ली मार्केट, Sharmistha was asked to explain how her baby care product will range to ensure health concerns of sensitive babies. मतलब sensitive babies की health concern को कैसे address करेगा? Which aspect of her pitch should she focus on to answer them? मतलब अपने पिच के कौन से एस्पेक्ट पे उसको फोकस करना चाहिए उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए? हाईलाइटिंग डिफरेंशिएशन ऑफ हर प्रोडक्ट, आपको अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन के बारे में बताना है। तो बेसिकली अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाओगे ना, अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन को आपको बताना ही पड़ेगा। तो दिस इज नॉट समथिंग ओनली रिलेटेड टू कंसिडरिंग हेल्थ कंसर्न्स ऑफ सेंसिटिव बेबीज। आपको कोई भी अगर आप चाहे वो सेंसिटिव हो चाहे इनसेंसिटिव बेबीज हो, आपको अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट में क्या डिफरेंसेस है एज कंपेयर टू द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट, वो आपको बताना पड़ेगा। तो दिस इज नॉट स्पेसिफिकली टू सेंसिटिव बेबीज के से रिलेटेड अपने को अगर कोई हेल्थ कंसर्न बताना है, ये तो आपको जनरल पॉइंट हो गया। सो दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सेंसिटिव बेबीज के हेल्थ कंसर्न से रिलेटेड नहीं है, तो वी विल नॉट कंसिडर दिस पॉइंट। कम्युनिकेट द वैल्यू प्रपोजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट, करना ही पड़ेगा, चाहे वो सेंसिटिव बेबीज को आप टारगेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के आई मीन क्या पॉइंट है, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। वैल्यू प्रपोजिशन को तो आपको कम्युनिकेट करना ही पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ आप चाहे सेंसिटिव बेबीज को टारगेट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो दिस आल्सो डजंट लुक, आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना स्पेसिफिक, उसी के पर्पज से, उसी के पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। शेयर द कॉल टू एक्शन विद द इन्वेस्टर्स, क्या पागल हो गया भाई? मतलब आप कस्टमर के पास में जा रहे हो, उसको बोल रहे हो कि भाई आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। ऐसा तो नहीं कि भाई उसके बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो हमको उससे रिलेटेड उसको कुछ बताना चाहिए, जैसे कि एड्रेस द ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न्स विद द सेंसिटिविटी। आपको एड्रेस करना है, उसको बताना है कि आपको बेबीज को सेंसिटिविटी किस वजह से होती है, ठीक है। और उसके ऑब्जेक्शंस, मतलब एज इन व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ द सेंसिटिविटी, और उसके ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं। तो आपको उसको आपका प्रोडक्ट कैसे एड्रेस कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्शंस है, जो भी कंसर्न्स है विद रिस्पेक्ट टू द सेंसिटिविटी ऑफ द किड, ऑफ द चिल्ड्रन, उसके कंसर्न्स को आपका प्रोडक्ट कैसे एड्रेस कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको सोचना है, उसके पर्सपेक्टिव से आपको उसको कम्युनिकेट करना है ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीद ले, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ व्हाट इज द रनवे मींस इन स्टार्टअप? रनवे के बारे में अपन ने सीखा कि रनवे का मतलब क्या होता है। फ्लाइट को उड़ाना होता है क्या? फ्लाइट पे चलेगी फिर उड़ जाएगी, तो ऐसे ऐसे इन्होंने यहाँ पे देखे रखे। लेट अस सी व्हाट इज द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम अ स्टार्टअप कैन ऑपरेट बिफोर रनिंग आउट ऑफ फंड्स। थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला पढ़ लेते हैं। Runway refers to the platform where investors invest in the business so that they can the first flight.
ओके, दे कैन टेक द फर्स्ट फ्लाइट टू लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। क्या बात करते हो, मतलब रनवे के ऊपर एक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बनाते हैं ताकि रनवे पे दौड़ा के अपने फ्लाइट को उड़ा सको। भाई बहुत सही डेफिनेशन देके रखा है। रनवे रेफर्स टू द फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ द कंपनी, नहीं, विच सेट्स द रनवे फॉर फर्दर वर्जन टू बी सक्सेसफुल। क्या बात कर दी है, प्रोटोटाइप से रिलेटेड ही कुछ नहीं है भाई। रनवे का डेफिनेशन अपन ने क्या सीखा था, लास्ट वाला पढ़ लेते फिर। इट रेफर्स टू द फर्स्ट फंडिंग राउंड विच कैपिटलेट्स द बिल्डिंग द बिजनेस टू स्केल अप रैपिडली। क्या ऐसा भी होता है क्या? रनवे का मतलब अपन ने सीखा था कि द funds available with the business by which it can operate without obtaining any external funding or without even generating a single rupee of revenue। मतलब अगर हमारे बैंक अकाउंट के अंदर, अपन एक एग्जांपल भी देखा था अगर आपको याद होगा तो, हमारे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है और हमारा 2 लाख रुपए पर महीने का खर्चा है, तो हमारा हम लोग कितने महीने कितने कितने दिन तक बिना फंडिंग के चल सकते हैं? अगर हम लोग कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं, अगर हम लोग कोई भी रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग कोई फंडिंग भी नहीं ले पाते हैं, और हमारे बैंक में अगर 10 लाख है और 2 लाख रुपए पर मंथ का खर्चा है, तो हमारा रनवे कितना है? हमारा रनवे 5 महीने का रनवे है। मतलब एट प्रेजेंट वी कैन सर्वाइव आवर बिजनेस फॉर 5 मंथ्स। सो दैट इज व्हाट द रनवे मींस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? क्या लास्ट वाले होंगे? क्या डेफिनेटली नॉट। इसका ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ये वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका क्या होगा? एडवर्स, ये वाला होगा। और इसका अपन डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, Manita wanted her husband, also her co-founder, to get professional training in being a great storyteller. Okay. She, being a strong believer of the power of persuasion, wanted him to learn to encapsulate the listener's thought, but he was adamant that businesses numbers alone were enough to persuade an investor or a customer to buy the idea. मतलब मनीता मनीता एक ऐसी बंदी है जो चाहती है कि उसका हस्बैंड जो को फाउंडर है बिजनेस के अंदर, उसको स्टोरी टेलिंग का स्किल है। लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो क्या सोचता है कि अगर हमारा स्टोरी टेलिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, रेदर अगर आपके बिजनेस के नंबर्स के ऊपर अगर आपका कॉन्फिडेंस है, अच्छा है, तो दैट इज इनफ। तो अगर आपको अपने बिजनेस को सेल करना, आई मीन यू हैव टू गेट द फंड्स, या फिर कोई कस्टमर को अक्वायर करना, तो दैट इज इनफ। लेकिन अपन ने पढ़ा था कि अगर आपको एक अच्छा पिच डेक चाहिए तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए। मतलब स्टोरी के फॉर्म में आप कन्विंस करो अगले बंदे को। यू शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर, राइट? खाली नंबर्स आएगा, अगर बोलना ही नहीं आया तो फिर आप नंबर्स कैसे बताओगे? तो कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। So which of the following arguments could show against Manita while convincing her co-founder? मतलब अपने co-founder, अपने हस्बैंड को कन्विंस करने के लिए मनीता को क्या आर्ग्यूमेंट देना चाहिए कि why storytelling is necessary? तो उसके हिसाब से persuasion helps in building strong storyline, ठीक है। Persuasion might come across as greed at time to customer and investors. Persuasion helps in building long-term partnership. May pose threat while recruiting analyzed, smart, so sorry. ये क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, परसुएशन, व्हेन यू आर ऑप्टिंग फॉर द परसुएशन, अपन ने लास्ट टॉपिक के बारे में पढ़ा था। तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है परसुएशन से? परसुएशन हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। परसुएशन में पॉज थ्रेट व्हाइल रिक्रूटिंग स्मार्ट एनालिटिकल टैलेंट। में पॉज थ्रेट, परसुएशन से थ्रेट होगा क्या? पागल होता है भाई, परसुएशन से तो आएगा वो सामने बंदा। तो ये तो आंसर रॉन्ग हो गया। परसुएशन हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। क्या ऐसा होता है क्या? परसुएशन से हेल्प मिलता है क्या? आई डोंट थिंक सो। परसुएशन हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन। क्या स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन बिल्ड करने में हेल्प होता है क्या? मेरे को तो नहीं लगता। परसुएशन माइट कम अक्रॉस एज ग्रीड एट टाइम्स टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। यहाँ पे क्या दिया? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स कुड गो अगेंस्ट मनीता व्हाइल कन्विंसिंग हर को फाउंडर। अच्छा, समझ में आ रहा है आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? एक्चुअली आई मिसरेड दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, you have to be okay, let us redo this question again, ठीक है। क्या बोला है कि मनीता है, अपने इनिशियल तो सही समझ लिया कि मनीता उसके हस्बैंड को कन्विंस कर रही है कि स्टोरी टेलिंग इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन उसका हस्बैंड क्या बोल रहा है? उसका हस्बैंड बोल रहा है कि स्टोरी टेलिंग से परसुएशन में कोई हेल्प नहीं मिलती, रेदर आपका अगर अपने बिजनेस के ऊपर नंबर्स है, नंबर्स पे कंट्रोल है, देन वुड हैपन इज व्हाट, इससे आप किसी भी कस्टमर को अक्वायर कर सकते हो, किसी भी कस्टमर को अक्वायर कर सकते हो, किसी भी इन्वेस्टर से फंडिंग ले सकते हो। ये आपका उसका हस्बैंड बोल रहा है मनीता का। लेकिन अपने को इनमें से क्या आइडेंटिफाई करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स कुड गो अगेंस्ट। मतलब अगर वो आर्ग्यू कर रही है कि व्हाई स्टोरी टेलिंग इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट व्हाइल अट्रैक्टिंग द कस्टमर्स एंड द इन्वेस्टर्स, तो इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट उसके अगेंस्ट जा सकता है? मतलब इनमें से कौन सा आर्ग्यूमेंट इज नॉट राइट फॉर हर
टू कन्विंस हर हस्बैंड। आपको एक नेगेटिव आंसर देना है रेदर देन, अभी तक तो अपन को राइट आंसर चूज करना था, अभी इसमें से 3 राइट आंसर है, 1 रॉन्ग आंसर है, वो अपने को चूज करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स कुड गो अगेंस्ट मनीता व्हाइल कन्विंसिंग हर को-फाउंडर, अपने को-फाउंडर को कन्विंस करते टाइम इनमें से कौन सा आर्गुमेंट है जो कि उसके अगेंस्ट जा सकता है? इट हेल्प्स इन बिल्डिंग स्टोरी लाइन। परसुएशन से आपको स्टोरी लाइन में हेल्प मिलता है क्या? डेफिनेटली यस। परसुएशन से हम लोग आर्ट ऑफ परसुएशन के बारे में अपन ने पढ़ा था, लास्ट टॉपिक अपन ने चैप्टर के अंदर पढ़ा था, तो इससे स्टोरी लाइन में डेफिनेटली हेल्प आउट होता है। इट परसुएशन माइट कम अक्रॉस एज ग्रीड एट टाइम्स टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स। क्या ऐसा पॉइंट अपन ने कुछ पढ़ा था क्या? मेरे को तो नहीं याद आ रहा ऐसा कुछ पॉइंट पढ़ा था क्या अपन ने? नहीं 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 नहीं। क्या परसुएशन से ग्रीड आता है कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में? डेफिनेटली नॉट। परसुएशन हेल्प्स इन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। डेफिनेटली यस। परसुएशन से लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में हेल्प आउट होता है। एंड परसुएशन मे पॉज थ्रेट व्हाइल रिक्रूटिंग स्मार्ट एनालिटिकल टैलेंट। अगर आपके पास में परसुएशन, आर्ट ऑफ परसुएट मतलब अगले को कन्विंस करना किसी भी करके आपके बिजनेस के अंदर आना, अगर आपके अंदर स्टोरी टेलिंग नहीं है, अगर आपके पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास आर्ट ऑफ परसुएशन नहीं है, तो आप स्किल्ड टैलेंट को अक्वायर करने में आपको इश्यू हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स तो मेरे को सही लग रहा है, लेकिन ये जो 4th पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर बी जो बोल रहे हैं ना, परसुएशन माइट कम अक्रॉस एज ग्रीड एट टाइम्स टू कस्टमर्स एंड इन्वेस्टर्स, मतलब परसुएशन से कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स में ग्रीड हो सकता है। तो ये वाला पॉइंट मेरे को सही नहीं लग रहा, एंड आई थिंक दिस शुड बी द राइट आंसर। वी विल मैच द ऑल द आंसर्स एट द लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 4th का बी होना चाहिए, क्योंकि वी आर गिविंग द नेगेटिव आंसर, मतलब इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट नहीं है, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकंड, करेक्ट। ज्वेलरी एंड ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड, ओके। ज्वेलरी करके एक ऑनलाइन ज्वेलरी ब्रांड है, मैन्युफैक्चरिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी एट वर्क स्पेस इन राजस्थान, planned to streamline its production by bringing in high standardization in certain processes apart from designing and creative। मतलब अपने प्रोसेसेस के अंदर एक ऑलरेडी एक स्टार्टअप है, एक बिजनेस है जो कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाता है, और उसको क्या करना है, अपने प्रोसेसेस के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना है। अपने प्रोसेसेस के बिजनेस की प्रोसेसेस के अंदर क्या लेना है, स्टैंडर्डाइजेशन लाना है, अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी और डिजाइनिंग को छोड़ के जो अपने बिजनेस है, अपना जो बिजनेस का प्लान है उसके अंदर उसको क्या ना चेंजेस लाने हैं। तो विच एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्लान वुड दिस डिसीजन फॉर्म पार्ट ऑफ, मतलब अगर उसको अपने बिजनेस के अंदर स्ट्रीमलाइन करना है प्रोडक्शन प्रोसेस को, ठीक है, हाई स्टैंडर्डाइजेशन लेके आना है, तो क्या होता है, उसके ऑपरेशनल चेंजेस करने पड़ेंगे ना अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ, फाइनेंशियल प्लान। तो क्या आपके बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट को अगर इंप्रूव करना है, स्टैंडर्डाइज करना है, तो फाइनेंशियल प्लान काम आएगा क्या? नहीं भाई। ऑर्गेनाइजेशनल प्लान, क्या ऑर्गेनाइजेशन प्लान काम आएगा क्या? ऑर्गेनाइजेशन प्लान होता है कि किसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी, वो सम दैट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान हेल्प्स इन, ठीक है। सेल्स स्ट्रेटेजी, मतलब आपको सेल्स कैसे कंडक्ट करना है, और ऑपरेशनल प्लान बात करता है कि आपको ऑपरेशंस कैसे करने वाले हो, मतलब आपके बिजनेस को आप कंडक्ट कैसे करोगे, आपके प्रोसेसेस को आप कैसे कंडक्ट करोगे। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर शुड बी पॉइंट नंबर डी, दैट इज बेसिकली द ऑपरेशनल प्लान शुड बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एंड लास्टली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन स्लाइड इन पिच डेक। पिच डेक के अंदर इनमें से 4 में से कौन सा नहीं आता है, बताओ, सोचो। कॉम्पिटिटर का एनालिसिस आएगा, जी आएगा सर, ठीक है। डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आएंगे, टीम मेंबर्स के बारे में आप बताओगे, मार्केट का एनालिसिस आप बताओगे क्या? बताओगे क्या मार्केट का एनालिसिस? बताओ मेरे को, मार्केट का एनालिसिस बताओगे? सोचो 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 सोचो, क्या आंसर होना चाहिए इसका? चारों सही लग रहे हैं मेरे को, बताओ। अपन ने एक पेटीएम का पिच डेक भी देखा था अभी, बताओ। पिच डेक के अंदर डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते हैं मेरे भाई। पिच डेक के अंदर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कोर एलिमेंट्स होते हैं वही आते हैं। जैसे अपन ने पीटीएम का देखा था, वहां पर रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू कितना है, उसके बाद में आपके क्या, आपका कॉस्ट कितना है, आपका EBITDA कितना है, वैसा अपन ने देखा था, याद नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा चैप्टर नंबर 4 अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही। तो डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं आते वहां पे, अपने बिजनेस के आपके जो की स्नैपशॉट्स होते हैं ना वही आते हैं। जिस जैसे आप आर्टिकलशिप के लिए जाओगे तो आप देखोगे डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लंबे लंबे 30 40 पेजेस के होते हैं। दैट डजंट पार्ट ऑफ योर पिच डेक। क्या इन्वेस्टर 40 पेज पढ़ने के लिए बैठेगा आपके? वो खाली आपके कोर फाइनेंशियल्स को देखेगा कि आपका रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हो, आप कितना कॉस्ट इनकर कर रहे हो, आप प्रॉफिटेबल हो कि नहीं हो, आपके एसेट्स कितने हैं, आपके लायबिलिटीज कितने हैं, उनकी खाली स्निपेट्स, मतलब जो हाइलाइटिंग एलिमेंट्स होंगे ना कि आपके एसेट्स के अंदर सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है वो आप बताओगे, बस उतना ही। डजंट कंटेन्स द डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? आपको मार्केट एनालिसिस तो डालना ही पड़ेगा आपको। अगर आप मार्केट के बारे में एनालिसिस करके नहीं बताओगे तो कैसे मालूम पड़ेगा कि कि कितना बड़ा मार्केट है, क्या है। पिच के अंदर आपको बताना पड़ेगा कि मार्केट इतना बड़ा है, इसमें ये कॉम्पिटिटर्स है, हमारी टीम में ये मेंबर्स हैं, हम लोग रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे वो सब बताना है। लेकिन डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर दिया हुआ रहता, जो कि स्निपेट्स, जिसको हम कंडेंस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, अगर वैसा वाला अगर दिया हुआ था तो हम लोग इसमें ऐड कर सकते थे, बट इट जनरली डोंट फॉर्म पार्ट ऑफ योर
डेट, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिटेल वाले नहीं आता है। सो लेट अस क्विकली वेरीफाई द आंसर। सिक्स का सी होगा क्या? सिक्स का आंसर दिया हुआ सी इज द राइट आंसर। देन फिफ्थ का डी होगा, फिफ्थ का डी वी हैव डन। देन फोर्थ का बी, थ्री का ए, फोर्थ का बी वी हैव डन, और थ्री का ए वी हैव डन, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ए टिक किया था क्योंकि स्टार्टअप का जो नंबर होता है ना, बेसिकली ये अपन ने हाईलाइट भी किया था, यहाँ पे येलो हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। तो ये वाला आंसर इसका हो गया, और अब पहले दो क्वेश्चन का अपन ने ऑलरेडी चेक कर लिया। दैट वाज ऑल अबाउट योर ऑल द 6 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4 एज वेल। होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।